हमारा जो कंसर्न था, हम ये तय कर क्वेश्चन भी पूछा था सर ने एक में कि अम, हमें कौन कौन सा टेस्ट है, कौन सी अच्छी है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड द सिचुएशन ऑन विच यू आर गोइंग टू टेस्ट। अब जैसे हमने दोनों देख लिए, तो नॉर्म रेफरेंस में कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ क्राइटेरियन रेफरेंस में क्वालिटीज हैं। अब जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देयर इज अ कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। वहां पे आप क्या करते हैं, रैंकिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो अगर हम कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है, दैट इज ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों का ही टेस्टिंग जो चल रही है वो क्राइटेरियन रेफरेंस है, इसका एक एग्जाम्पल लिया। अब बात ये आती है कि अगर ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इतना बुरा है, तो फिर अब इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। और आगे मैं अभी ये भी कह रही थी कि आप लोगों को उसको बनाना भी सिखाऊंगी, कैसे डिटेल में बनाते हैं, क्योंकि एज अ टीचर आपको ये बनाना भी है, आप इसको बनाते हैं रेगुलर प्रैक्टिस पे। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरह से नॉर्म रेफरेंस को आप खत्म कर दीजिए। हाँ, अगर उन क्लासरूम्स में जहां नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पे स्टूडेंट की रैंकिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर क्लास सेकंड में आपका बच्चा फर्स्ट आया, या कोई दूसरा फर्स्ट आया, थर्ड में सेकंड आया, फोर्थ में फिफ्थ आया, सिक्स आया, कोई भी पोजीशन उसकी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही या कुछ भी रही, आज अगर वो अपने करियर में होता है, जब वो एक बार कहीं पे प्लेस हो जाता है, तो क्या वो रैंकिंग काम आती है। और अगर वो टॉप 10 में भी ना होता, वो 50 स्टूडेंट्स में मान लिया उसकी हाफ पे 25th पे पोजीशन रहती, तो अगर वो आज एक सक्सेसफुल है, तो क्या सक्सेस होने के लिए वो रैंकिंग, वो ग्रेडिंग, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक डेटा भी कभी कभी सर्च कर लीजिएगा। जो आपके बहुत टॉप स्कोरर, एक, हाँ, एक जोक भी बहुत पॉपुलर है कि जो टॉप स्कोरर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके टीचर बन जाते हैं। उनके स्कोर अच्छे होते हैं तो वो पढ़ाने लगते हैं, फिर उसके बाद जो उससे नीचे वाले होते हैं वो मैनेजमेंट में चले जाते हैं। उससे भी जो थोड़े से कम है वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और उससे भी जिनका कुछ नहीं होता वो क्या होते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। और लास्ट में ये होता है कि वो ABC सब जो है वो डी वाले के पैर छूते हैं, और डी वाले के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज्यादा उसके पास एसेट्स होते हैं, क्योंकि ABC तीनों कैटेगरी के लोग जाके उनको कह देते हैं। तो ये चीज भी हम आज जान रहे हैं। तो अब अगर ये बातें हम जोक्स बना रहे हैं, जोक्स में कह रहे हैं, तो ये रियलिटी है, ये जोक्स नहीं है। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि वहां पे ये चीजें सही हैं, सही साबित हो रही हैं। तो ये किस तरह से, क्या सारे जितने भी फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा एसेट्स होते हैं? नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल गट्स ऑफ द पर्सन, कि उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हमें करनी है इवेल्युएशन में, वो लाइफ स्किल्स की बात करनी है, कि क्या हमने अपने स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स सिखाई हैं, उनको कॉग्निटिवली ट्रेंड करने के साथ साथ अफेक्टिवली ट्रेंड किया है, उनको कोनेटिवली ट्रेंड किया है। अगर हमने उनके अंदर वो सारी स्किल्स डाली हैं, अभी कोरोना काल में क्या हमने देखने को मिला, कि हमें सब कुछ आना चाहिए, झाड़ू पोछा भी हमें ही करना था, कपड़े भी हमें ही धोने थे। केवल अगर आप एकेडमिकली साउंड हैं, यू आर वेरी गुड स्पीकर टू टेक लेक्चर्स, इट इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि आपको अगर सरवाइव करना था तो ये सब चीजें भी आपको करनी आनी चाहिए थी। तो अब समय ऐसा है कि आप बच्चे को इस तरह से सिखाएं। अब मैं बात पे आती हूँ कि नॉन रेफरेंस टेस्ट करें क्यों। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे इसके बिना काम नहीं चलेगा। सपोज आपको रैंकिंग करनी है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, जैसे आपने देखा होगा जो नेट का एग्जाम होता है, उसमें जो टॉप स्कोरर होते हैं उनको हम JRF की तरह बताते हैं कि वो JRF हैं, टॉप स्कोरर हैं। नेट, हम क्राइटेरियन रेफरेंस में नेट की डिग्री सबको दे देते हैं, कि मान लिया हमने 90%, 95% या 80% या 70% डिसाइड कर लिया, इसके ऊपर जितने भी चैप्टर वो सब नेट हो जाएंगे। लेकिन कोई कुछ कह रहा है? मैम उनका माइक ऑन था, मैंने म्यूट किया। ओके प्लीज ओके, कोई कंटिन्यू। बात नहीं। हाँ, तो अगर हम नेट के एग्जाम की बात करें, UGC नेट होता है आपका, तो उसमें हम क्या करने हैं, हमने एक क्राइटेरियन सेट किया है। उस क्राइटेरियन के ऊपर जितने लोग हैं उनको हमने क्वालिफाई कर दिया कि दे आर नेट। लेकिन नॉर्म भी हमारे हैं, हमने जो टॉप स्कोरर हैं, जो टॉप रैंकर हैं, उनको हमने क्या दिया, JRF देनी है, फेलोशिप देनी है। तो वहां पे रिक्वायरमेंट ही है जिसको कि हमें फुलफिल करना है, और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी यूज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे प्लेसेस जहां पे आपको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, आप जैसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है,
इट्स ओके, वहां पे तो कंपटीशन होना ही जरूरी, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सीट्स 10 है, 1,000 लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो जो टॉप 10 होंगे उन्हीं को तो हमें देना है। तो देयर शुड बी ए कॉम्पिटिशन एंड देयर शुड बी इम्प्लीमेंटेड ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट फॉर यू क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस, नो नीड ऑफ कंपटीशन टू बी देयर। वहां पे अगर कंपटीशन की जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी आप क्यों कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को डिप्रेस्ड कर रहे हैं, बच्चों को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। अब जो मैंने पहले केस आपका डिस्कस किया था, 75% मार्क्स नहीं आए, 65 आए या 60 आए, तो सुसाइड कर लिया। क्या ये कोई क्राइटेरिया है? 12th के मार्क्स आज कहीं पे भी कुछ तय करते हैं कि आपका आगे का फ्यूचर क्या होगा? मुझे लगता नहीं। कुछ एकाध फील्ड छोड़ दिया जाए जहां पे एकेडमिक इंडेक्स कैलकुलेट होता है, 12th के मार्क्स कुछ भी डिसाइड नहीं करते कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो इतना प्रेशर क्यों क्रिएट करना? तो इन सबको लाइटर मोड पे ले जाने की जरूरत है। अब लेकिन जैसे गेट का एग्जाम हो गया, आईआईटी में एग्जाम एडमिशन होने हैं, अब वहां पे क्या कहते हैं, जो टॉप स्कोरर है उनको टॉप इंस्टीट्यूट्स मिलने हैं, तो वहां निगेटिव स्कोर पे भी, निगेटिव परसेंटाइल पे भी क्या होते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं बच्चों के। एग्जाम इतना टफ है, कॉम्पिटिशन इतना टफ है, देयर शुड बी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, but in normal teaching learning process, in normal promotion in the classroom, no need of creating such kind of competition. अब अगर हमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट सीखना है कि हमें कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि किन क्राइटेरियाज को हम फुलफिल करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मुझे इसको दोबारा नहीं रिपीट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक बार स्ट्रेस दे देती हूँ स्लाइड पे कि जब भी आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के स्कोर्स देखेंगे, और इस स्कोर्स को देखने के लिए हम करते क्या है, एक बार अगर हम टेस्ट बनाते हैं तो उसको एक छोटे ग्रुप पे उसको एडमिनिस्टर करके देखा जाता है कि क्या ये जो टेस्ट मैंने बनाया है ये सही बनाया है। अगर उसमें ये एनपीसी स्टैब्लिश होता है, सब कुछ सही मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम देखेंगे कि आगे क्या क्या देखना है। अगर सब कुछ सही मिलता है तो हम कहते हैं कि नाउ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड वी कैन एडमिनिस्टर दिस वेरी टेस्ट इन लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। और हम उस टेस्ट को फिर एक बड़े बड़े समूह पे उसको प्रशासित कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना होगा स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस के फॉर्म में, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और देखनी है, तो उनको हम देखते हैं कि वो क्या क्या है, एक तरह से आगे डिस्कस कर लेंगे। इसको खत्म कर लें पहले। क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग अगर देखें तो देखिए यहाँ पे लेटर ग्रेड A B C D E है। ग्रेड वैल्यूज भी हम दे सकते हैं अगर हम लेटर ना देना चाहें तो। अब उसमें रेंज ऑफ मार्क्स देख लीजिए, 75 to 100, 60 to 74, 45 to 59, 33 to 44, 0 to 32। तो रेंज यहाँ पे भी है मार्क्स के। जैसे आपके भी मार्क्स यहाँ पे आएंगे, जो मैडम आपका रिजल्ट्स बनाएंगी उसमें जैसे सब चीजों के मार्क्स वो जोड़ेंगी, लेकिन वो मार्क्स आपके ये नहीं तय करेंगे कि आप उसमें किस क्राइटेरियन को फुलफिल कर लिए। अगर मान लिया किसी के 75 भी हैं तो उसने भी वो 10 ऑब्जेक्टिव तो पूरे किए, अगर वो 10 ऑब्जेक्टिव पूरे करके 75 ला रहा है तब वो ग्रेड ए में जाएगा। अगर किसी ने 8 ऑब्जेक्टिव पूरे किए और उन 8 में उसने बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर लिए, सपोज अगर आप एग्जाम्पल दें, तो अगर हर एक आपका कैरेक्टरिस्टिक 10 नंबर, हर आपको काम 10 नंबर में पूरा करना है, टोटल 100 है, तो किसी ने 8 ही पूरे किए और 8 में उसने 80 नंबर ले लिए पूरे पूरे, तो एक तरह से वो ग्रेड ए में जा रहा है। लेकिन नहीं, मैडम देंगे, क्योंकि क्राइटेरियन रेफरेंस में आपकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो पूरे के पूरे असाइनमेंट पूरे करने हैं। तो भले आपके 80 मार्क्स हैं, बट आप कहाँ जाओगे? ग्रेड बी में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मैडम के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि एक तो आपकी रैंक इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे टास्क पूरे किए हों, एटलीस्ट उस मिनिमम स्टैंडर्ड तक आपने पूरे किए हों जो स्टैंडर्ड किसी कंडीशन में उसको एक्सेप्टेंस दी गई हो। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। फीडबैक, जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं तो इसके पहले मैंने इवैल्यूएशन का पर्पस ही है, एक तो हम स्टूडेंट को अचीवमेंट्स के बारे में परिचित कराएं, कोई प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं अगले स्टैंडर्ड में, कहीं हम सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ पे हम फीडबैक मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं जहां से हमें फायदा मिल रहा है उसके रिजल्ट्स का? तो सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है, दैट इज यूज ऑफ इवैल्यूएशन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए आप इवैल्यूएशन का यूज करते हैं, उसके साथ साथ यूज ऑफ इवैल्यूएशन फॉर टीचर्स, यूज ऑफ इवैल्यूएशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स।
टीचर्स के लिए भी पता चलता है कि हाँ इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स देखिए कि कौन कैसा टीचर है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हेल्पफुल होते हैं कि कौन सा जो हमारी स्ट्रेटेजी है जो हमने इम्प्लीमेंट करी वो सक्सेसफुल है और कौन सी सक्सेसफुल नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन का एक वाइड एंगल से यूज किया जाना भी इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, जब हम टीचर्स के लिए फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे इन जनरल जैसे आप लोग भी अपने करियर एडवांसमेंट वगैरह में सब करते होंगे सारा सब चीजें, जैसे आप लोग अभी इस प्रोग्राम में हैं तो आपका प्रोग्राम में होने का क्या पर्पस है? एक मार्क्स चाहिए इंडक्शन प्रोग्राम के और वो आपके प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसको आपको पूरा करना है, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ये सब चीजें करते हैं। फिर आप कुछ और गाइडलाइन है जो आप फुलफिल करते हैं, वो सब करते हुए आपका एक प्रमोशन का प्रोफार्मा तैयार होता है जिसमें कि आपको ये फीडबैक दिया जाता है कि आपने कैसा किया। तो वहां अगर हम फीडबैक में केवल एक वर्ड यूज करते हैं सेटिस्फैक्ट्री, इन जनरल हम बहुत जल्दी जल्दी यही करना सोचते हैं कि एज अ पीएचडी सुपरवाइजर भी अगर हम लोग जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां पे भी हम क्या बोलते हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री। सो अगर हम इवेल्युएशन प्रॉपरली कर रहे हैं विद द एंगल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन तो हमें फीडबैक भी ठीक से देना चाहिए, उन सारे डायमेंशंस में देना चाहिए जहां पे उसने अच्छा किया है फॉर मोटिवेशन, और उस डायरेक्शन में भी देना चाहिए जहां पे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते थे कि हम चीजों को इंप्रूव कराने का भी स्कोप रखें। तो ये जो वन वर्ड हम यूज कर रहे हैं फॉर द फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज सेटिस्फैक्टरी, इट इज वेरी डेंजरस वर्ड। सेटिस्फैक्ट्री की जगह आप उनके प्रोज एंड कॉन्स, अचीवमेंट्स और जिन एरियाज में कुछ और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उन एरियाज को जरूर बताएं, उस पर जरूर ध्यान फोकस दें। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम क्वेश्चन पेपर बनाने में हमें देखना चाहिए। सपोज एज अ टीचर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, सभी को बनाना पड़ता है। अगर अभी हम नहीं है उस स्टेज पे कि जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर सेट करने का आता है तो नो डाउट इन फ्यूचर विद इन 1 or 2 to 10 ईयर आप भी उस स्ट्रीम में आ जाएंगे जहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर सेटर होंगे। और नो डाउट इवेल्युएटर तो आप अभी भी होते हैं, आप इवेल्युएशन के पर्पस में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर नहीं भी सेट कर रहे हैं, केवल हम इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं, तो उस इवैल्यूएशन में भी हमें क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, उसके क्या गाइडलाइन है, क्या वो क्वेश्चन पेपर जिसपे मैं इवैल्यूएशन करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ क्या वो अप टू द मार्क है, उसकी सारी क्या रिक्वायरमेंट पूरी है, उन पे भी हमें बात करने की जरूरत होती है। तो हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजें हमारे सामने होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ए क्वेश्चन पेपर। डिसीजन ऑन द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर की डिजाइन क्या है उसका डिसीजन कर लेना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस रखते हैं तो वहां पे मैचिंग टाइप, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप कितने रखने हैं, ट्रू एंड फॉल्स कितने रखने हैं, आपको जो मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस हैं वो कितने रखने हैं। फिर अगर सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है तो शॉर्ट आंसर टाइप कितने रखने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कितने रखने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने रखने हैं। इन बातों पे हमें ध्यान दे लेना है। इन जर्नल हमें ये काम नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में ये पैटर्न क्या होता है, फिक्स रहता है। हमें वो प्रोफार्मा मिल जाता है कि आपको इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है। और इन केस अगर आपके पास वो पैटर्न नहीं है तो आप उस पे क्या करते हैं, प्रॉपर डिसीजन कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहले जब सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे थे तो एक फिक्स पैटर्न था, 5-6 साल से हम लोग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बना रहे थे, चल रहा था। अभी क्या हुआ, जब कोरोना काल आया तो एक डिसीजन होना था कि कैसा टेस्ट होना चाहिए, तो वहां पे ये डिसाइड किया गया कि 70 मार्क्स की बात है तो हर एक हम मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस रखेंगे। और क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना है तो उसको हम करेंगे और हम ऐसा करते हैं 35 क्वेश्चंस रख लेते हैं, 1 घंटे दे देंगे बच्चे को और वो 35 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, तो हमारे 70 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट का डिसीजन हमें खुद करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन ले लेने चाहिए, एक मीटिंग कर लेनी चाहिए जिससे कि हम ये तय कर ले कि विच विल बी द अप्रोप्रिएट मेजर। आपने डिसीजन करना है तो कर लिया, बनाना है और अगर बना बनाया है तो हमने उसको फॉलो कर लिया। अब सेकेंड स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। सो व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट एक मैप होता है जिसमें कि आप पूरे के पूरे सिलेबस से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लेंगे, वो किस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा जिसको आपने ध्यान में रखते हुए क्लास में पढ़ाया है, किस यूनिट से होगा, कितना किस टाइप का होगा, लॉन्ग आंसर होगा, शॉर्ट आंसर होगा, वेरी शॉर्ट आंसर होगा, एमसीक्यू टाइप होगा,
ये सारी कितने नंबर का होगा, ये सारी बातें उस एक मैप में डिस्क्राइब्ड होती हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। एक आपको पिक्चर में ब्लूप्रिंट की दिखा देती हूँ, फिर बाद में तो डिस्कस। कुछ इस तरह से होता है ब्लूप्रिंट। आपके सामने स्क्रीन है, एक तरफ सारी यूनिट्स लिखी हुई हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, फिर ऊपर ये लिखा हुआ है कि वेरी शॉर्ट आंसर कितने लिए गए किस यूनिट से। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से 1 लिया गया है, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर। फिर ऊपर देखो सेकेंड कॉलम में शॉर्ट आंसर टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से 2 लिए गए हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स के हैं वो कहाँ से लिया गया है, यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर से 6, मतलब कि 2 क्वेश्चन लिए गए हैं और टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। फिर अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखें, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखें, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का कहाँ से लिया गया है, ऑप्टिक्स से लिया गया है एक क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, एक आपका यूनिट 6 से ऑप्टिक्स से, एक आपका यूनिट 3 से, और एक आपका यूनिट 1 से लिया गया है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक मैप होता है, जिसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपको लेना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लेने हैं, कहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेना है, कहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेना है, किस तरह से आपको काम करना है। कहीं कहीं एज अ टीचर, ये भी ब्लूप्रिंट का एग्जांपल है, एक डिफरेंट फॉर्मेट में है, बिल्कुल सेम है, बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। इस वाले स्लाइड में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी मेंशन है। किन किन कंटेंट एरिया से है, फूड, फूड डिफिशियंसी, डिजीज ड्यू टू ओवरटेक ऑफ फूड, फूड यील्ड, इसेंशियल ऑफ गुड हेल्थ। ये सारी आपकी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट से अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सप्लाई टाइप है, मल्टीपल चॉइस आइटम टाइप है, मैचिंग टाइप है, ट्रू एंड फॉल्स टाइप है। ठीक, अब उसमें कौन कौन से कहाँ से कितने क्वेश्चन है ये भी मेंशन। तो किस ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहे हैं, ऊपर देखिए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ऑडिबल? Yes, ma'am. Okay, I think my Yes, ma'am. Yes. network strength is very poor. Okay. So this is the picture where you can say that instructional objectives. Suppose मैंने आपको बताया है पहले, आपके पास 3 एरिया हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, और मैंने ये भी कहा कि आपको उन सभी डोमेन्स को कवर भी करना है। अब जब हम उन सभी डोमेन्स को कवर करने की बात करते हैं, तो उन डोमेन को कवर करने में हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में कहाँ कहाँ कितना वेटेज दे रहे हैं, नॉलेज को कितना दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को, कॉम्प्रिहेंशन को, फिर सिंथेसिस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, किसको किसको कितना वेटेज दे रहे हैं, साइकोमोटर स्किल्स को कितना वेटेज दे रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन है हमारे इसमें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक जो मैप हमारे सामने होता है, वो वही क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने ब्लूप्रिंट आपको इसीलिए अभी दिखा दिया कि इस तरह से एक मैपिंग होती है। अब हम वापस अपने स्लाइड्स पे चलते हैं, जहां से हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, मैंने कहा कि ये एज अ टीचर आपको ब्लूप्रिंट कभी कभी बनाना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये ब्लूप्रिंट बना बनाया मिलता है। ठीक है, आपको बस उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से, जहां से जितने क्वेश्चंस और जिस टाइप के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, आप वहां से उतने क्वेश्चन बना करके आप उसमें प्लेस कर दीजिए, तो आपका ये रोल होता है। नेक्स्ट सेक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग कभी बनाते भी नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कैसे हम लोग कब बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लान किया गया, जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमें प्लान करना है, तो किसी भी स्ट्रीम के लिए हमने तय किया कि उस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस किस सेक्शन से आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी कितना होगा, कोई कंटेंट कितना होगा, और कौन कंटेंट होगा तो किस लेवल का होगा, कैसा स्टैंडर्ड होगा। तो जैसे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां पे ये सब चीजें मेंशन रहती हैं कि आपका मान लिया हिंदी पूछी जाएगी या लैंग्वेज में इंग्लिश पूछी जाएगी, तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, 10th लेवल की होगी, या क्या कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल की होगी वो लैंग्वेज, या आपके जो आइटम्स होंगे वो 10th लेवल के होंगे, 12th स्टैंडर्ड के होंगे, या ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल भी मेंशन रहता है। ये सारी बातें आपके प्रोस्पेक्टस में रहती हैं। अब एक रिक्वायरमेंट और होती है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट?
No, ma'am, it's visible. It is visible, ma'am. तो Visible, शायद ma'am, visible. जिन्होंने मैसेज लिखा है उनके साथ कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी। जस्ट एक बार फिर से या तो आप ज्वाइन कर लीजिए लीव करके, तो शायद ठीक हो जाएगा। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लिया हमने प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें मेंशन कर दी कि ये इस तरह से चीजें हैं या इस तरह से करनी है, या इतना लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल ये होगा। उसके साथ साथ अगर हम कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके जैसा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें या प्रोस्पेक्टस के साथ ही अटैच करें, तो नो डाउट जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उससे लाभ ले पाएंगे। उनको ये समझ में आ जाएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो कैसे क्वेश्चंस यहाँ रखे जाएंगे। इन जनरल होता क्या है, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात कभी नहीं करते, एज ए टीचर भी नहीं करते, एज ए पार्टिसिपेंट भी नहीं करते, एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। हम वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा हाँ इस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट preparation of model question paper is very important if you are introducing any new program, you are planning any new type of examination or any competitive examination, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। तो उसका प्रीवियस ईयर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया क्वेश्चन पेपर वहां पे देना पड़ेगा कि इस तरह का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और आपको इसको करना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जब हमने एंट्रेंस प्लान किया था तो हमने 3 सेट बनाए थे। जनरली 2 सेट हम जरूर बनाते हैं, 2 सेट में क्योंकि मान लिया एक सेट दिया कुछ मिसहैप हो गया तो हम दूसरा सेट देते हैं इमीडिएटली, तो 2 सेट तो फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन रहते हैं। तीसरा सेट जो बनाया था उसको एज ए मॉडल क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया था कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक सिंपल गाइडलाइन है। क्यों? अभी अपने को तो लग रहा होगा कि एज अ टीचर हम ही इतना बर्डन लें और स्टूडेंट्स तो देख करके उसको जान जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए क्योंकि पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन हमेशा क्या है, टू मोटिवेट स्टूडेंट को डिप्रेशन में लाना, या वो सुसाइड कमिट करे, या वो एग्जामिनेशन के फियर से पहले ही रिजल्ट वगैरह का इंतजार ना करे, पहले ही एग्जाम के दिन ही सुसाइड कर ले, ये टारगेट नहीं है इवैल्यूएशन का। इसलिए आपको स्टूडेंट्स को बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करना है। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं बीएचयू में जब थी एज रिसर्च स्कॉलर, तो वहाँ पे आईआईटी गेट वालों का सेंटर पड़ा था, वहाँ पे एग्जाम कराने आए थे, तो हम उसमें ड्यूटी कर रहे थे। तो जब मैंने देखा तो वो लोग एट द टाइम ऑफ एंट्री कोई भी डिस्कशन नहीं करते थे, अननेसेसरी बच्चे को परेशान नहीं करते थे कि तुम ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ऐसा कर नहीं लाए, ये ठीक नहीं है। पूरा इन्वायरमेंट ऐसा था कि बिल्कुल बच्चे को हर स्टेप पे लोग खड़े हुए असिस्ट करने के लिए। अगर वो सिंपली गेट पे घुसते पूछता है कि हाँ दिस इज माई एडमिट कार्ड एंड दिस इज माई रोल नंबर, मुझे कहाँ जाना है, उसके पास तुरंत तो सारी चीजें हैं, अरे आप इस रो पे इधर जाइए या यहाँ जाइए, पूरे उन्होंने मार्किंग वगैरह सब बहुत प्रॉपरली कर रखी थी। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि आपने इतना ज्यादा इस पे मतलब आउटसाइड द क्लासरूम, जब बच्चा क्लास में आ रहा है तो उसे पहले इतना अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है। तो वो कह रहे थे कि हम बच्चे को प्रेशर में नहीं लाना चाहते एग्जामिनेशन हॉल तक, हम ये चाहते हैं, हमारा ये टारगेट है, हमारा ये वैल्यू है कि हमें बच्चे को बहुत अच्छे उसमें लाना है, बहुत अच्छे माहौल में। अगर उसके पास कुछ कमियां भी हैं तो हम उसको, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, अगर बच्चा एडमिट कार्ड भी भूल गया तो अच्छा ठीक है, हमारे पास तरीका है, हम ऑनलाइन उसको तुरंत प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं कि ओके आप जाइए। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहते, उनकी गाइडलाइन थी। मजा तब आते हैं जब क्लासरूम में मैं देखती हूँ कि जब वो एग्जामिनेशन बच्चे दे रहे होते हैं, थोड़े समय के बाद, लगभग 1 घंटे बाद, 3 घंटे का एग्जामिनेशन, लगभग 1 घंटे के बाद आधे से ज्यादा क्लास जो है डेस्क पे सर रख के लेटी होती है, आराम कर, कोई नहीं कर रहा होता है क्वेश्चन पेपर। क्यों? मैंने पूछा क्या हो गया, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल इतना टफ है और निगेटिव मार्किंग भी है कि जितना आता था उतना तो पहले ही कर लिए आधे घंटे में, 1 घंटे में, अब क्या करें। ऐसे क्वेश्चन है कि उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ दिमाग लगा के कुछ कर सकते हैं तो कर लें, ट्राई करें। कुछ 2-1 बच्चे जो होते थे वो लगे रहते थे थोड़े समय तक, बाकी सब क्या करते थे, आराम से बैठ जाते थे। तो एक तो फ्री भी नहीं कर सकते, शायद 2 घंटे का टाइम था जिससे पहले आप उनको बाहर भी नहीं करते। 1 घंटे के बाद सारे स्टूडेंट्स क्या होते थे, बेंच पे सो रहे होते थे। तो ये सीन था। एक क्वेश्चन पेपर ऐसा भी है अंदर जो आपके सारे जितने भी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स थे वो सबको वहां पे क्या करता है, खत्म कर देता है। तो उनको पता है कि अंदर हम कौन सा मेंटल प्रेशर देने वाले हैं बच्चे को, इसीलिए वो बाहर किसी भी प्रकार के प्रेशर को जनरेट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा कहीं से आ रहा है, गेट का सेंटर बना तो वो बहुत दूरी दूरी से ट्रेवल करके आ रहा है और वो परेशान है, तो उसको हम तो एटलीस्ट और परेशान ना करें। हॉल तक जाते हुए वो बिल्कुल पीसफुली जाए और बड़े आराम से जाए।
क्योंकि हॉल में उसके पास क्या जाने वाला है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आने वाला है। तो कभी भी हमारा टारगेट ये नहीं, और आपको पता होगा कि गेट में निगेटिव परसेंटाइल पे भी क्या होते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं लोगों के, तो वो इतना टफ एग्जामिनेशन होता है कि वहां पे अगर कुछ निगेटिव भी कर लिया तो बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ कर लिया। कि कितना निगेटिव किया ये तय होता है, कि कितना ज्यादा निगेटिव कर दिया तो वो ज्यादा नीचे चले गए, तो इसीलिए बच्चे करते भी नहीं है बहुत ज्यादा जितना। तो इसीलिए मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड करना जरूरी है। आपको ये ना लगे कि आप बच्चे को बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, क्यों कंफर्ट देना ही चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएशन कोई ऐसा थोड़ी कि उसको सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाने के लिए हम करते हैं। कंफर्ट के साथ हम उसको उसका प्रमोशन, उसकी रैंकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रेपरेशन ऑफ मार्क। अब आप सभी इस चीज पे सोचिएगा, मैं बहुत ज्यादा भी डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बहुत लंबा टॉपिक कवर करना है, और आप सभी इस पे समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हम करते हैं और क्या चीजें हम नहीं करते हैं और इन्हीं रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने स्कोरिंग की नहीं लिखा है, मैंने लिखा है मार्किंग स्कीम, क्योंकि इन जनरल हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हम कब बनाएंगे स्कोरिंग की, जब हमारा कोई हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो उसमें हम उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 4 ऑप्शन है ABCD, तो A इज करेक्ट और B इज करेक्ट और C इज करेक्ट, D इज करेक्ट, हम लिख करके वो रिस्पॉन्स दे करके वो शीट दे देंगे। नो, दिस नॉट सफिशिएंट। आपको मार्किंग स्कीम उस क्वेश्चन के लिए भी बनानी है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, या शॉर्ट आंसर टाइप है, या इवन लॉन्ग आंसर टाइप, या जिनको आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, उनके लिए भी आपको मार्किंग स्कीम तैयार करनी है। हम इस बात को बहुत अच्छे से कह सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इवेलुएटर होंगे, और इधर के यूनिवर्सिटीज में बहुत जगह पे ये चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर भी है उसमें भी आपको एक मार्किंग स्कीम मिलती है। स्कोरिंग की तो केवल आपके मल्टीपल चॉइस के लिए होती है, जो मान लिया उसमें मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है जहां पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, शॉर्ट आंसर भी है, वेरी शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर या ऐसे टाइप भी है। तो उसमें पहले जो आंसर 1 वर्ड के हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, जिसमें ऑप्शन का नंबर है वो भी मिल जाता है। साथ ही साथ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के लिए आपके पास एक मार्किंग स्कीम होती है। वो की पॉइंट्स होते हैं कि किन की पॉइंट्स से होते हुए हमें उस क्वेश्चन को चेक करना है। ये क्यों जरूरी है, पहले ये नहीं होता था। एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करती हूँ। JNU में एमफिल के एग्जामिनेशन में रिटन एग्जाम होता था, और उसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस शीट आंसर शीट जो होती थी वो 2 एग्जामिनर से चेक कराई जाती थी रैंडमली, उसके मार्क्स जोड़ करके फिर वो एवरेज निकाल के मार्क्स दिए जाते थे। एक समय होता क्या है कि एक कॉपी चेक होती है, बाय चांस वो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे कर रहे थे उनको ये भी नहीं पता था, वही बंडल दोबारा फिर उसी एग्जामिनर के पास चला जाता है दूसरे दिन। पहले दिन वो एग्जामिनर दूसरे मार्क्स देता है कॉपीज पे, उन्हीं कॉपीज पे, और दूसरे दिन वो लिस्ट में कुछ दूसरे मार्क्स दे देता है। और जब फाइनल वो चेक कैसे हुआ, जब फाइनल हम शीट बनाते हैं तो उसमें हम ये लिखते हैं कि एग्जामिनर फर्स्ट ने ये दिया नाम और एग्जामिनर सेकंड ने ये दिया। तो जब वो कॉपी में एग्जामिनर फर्स्ट और एग्जामिनर सेकंड का नाम देखा जा रहा है तो दोनों सेम है, बट मार्क्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्यों हुआ, कोई बताएगा मुझे? एक ही कॉपी पे एक ही एग्जामिनर ने अलग अलग मार्क्स दिए, वो 2 दिन अलग अलग कॉपी चेक किया। एनीबॉडी? तो मॉडरेशन, वैल्यूएशन मॉडरेशन रहते मैडम। मॉडरेशन वाली स्टेज ही नहीं आई ना, एक ही कॉपी थी, एक दिन वो बंडल दे दिया गया एग्जामिनर को, उसने चेक कर दिया और मार्क्स चढ़ा दिए एक लिस्ट पे। वो मार्क्स कॉपी पे नहीं लिखे जाते, क्योंकि दूसरे एग्जामिनर के पास जाए तो कुछ प्रॉम्प्ट ना करे, वो आंसर शीट पे देखा जाता है केवल, और मार्क्स एक अलग पेपर पे चढ़ा दिए जाते हैं। दूसरे दिन बाई चांस वही बंडल फिर से उसी एग्जामिनर के पास चला गया, तो उसने वही कॉपी फिर से चेक करी और फिर से दूसरे मार्क्स चढ़ा दिए। डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट, उनका कोरिलेशन जो था कहीं नहीं था आपस में मार्क्स का। ऐसा क्यों हुआ? दोनों दिन उसके अलग अलग मैम मनस्थिति मेंटेलिटी अलग अलग होंगे उसके पेपर अलग अलग। कैसे एज अ टीचर, क्या जैसे आज मैं तुम लोगों से ये लेक्चर ले रही हूँ और जैसे कल फिर से यही लेक्चर लेना पड़े, तो क्या मेरी मनोस्थिति बदल जानी चाहिए? यस मैम, डिपेंड करता है ना आपका दिन कैसे शुरुआत हुआ, बाकी क्या चीजें हुई, क्योंकि लेक्चर के लिए आप सेम प्रिपेयर करते हो पर हर एक दिन अलग अलग रहता है ना मैम लाइफ में। ओके, फिर जैसे मान लिया मैं कहीं पे इंटरव्यू बोर्ड में हूँ और वहां पे मेरा ऐसे ही गड़बड़ करूं मैं, जैसे मान लिया इंटरव्यू चल रहे हैं, 50 इंडिविजुअल्स का होना है इंटरव्यू, पहले दिन 10 है, दूसरे दिन 10 है, तीसरे दिन 5 दिन मैं पैनल में हूँ, तो मैं ऐसे ही करूंगी पैनल में भी?
नहीं आप ऐसा नहीं मैडम, करना वो चाहेंगे मैम, में- फिर भी होता है, क्योंकि डिफरेंट मैडम हर दिन अपने साइकोलॉजी अलग अलग होती है मैम, तो ऐसा होने के चांसेस मैक्सिमम है। क्योंकि हम जब बीएससी में थे ना, हम भी बोलते थे यार मास्टर पेपर चेक करते वक्त ना एक तो घर से गालियां खा के आऊंगा इसलिए इतने बुरे मार्क दिए, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा जाता था, हम बहुत लिखते थे, अच्छे से लिखते थे, एक्सपेक्ट ये करते थे कि यानी अच्छे मार्क मिलेंगे, पर वो मिलते नहीं थे। पर जब क्रॉस चेकिंग के लिए हम फिर से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे तो उसके मार्क बढ़ के आते थे हमको। अच्छा, एक बात और बोलती हूँ, वो इंटरव्यू जॉब सिलेक्शन के लिए हो रहा है और मैं 5 दिन में इस तरह का काम करूंगी। अब बताइए मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं जस्टिस कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ? नहीं मैम, उनको जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेकंड टाइम दूसरे दिन चेक किया था, उस टाइम पे उनको ऐसे फील आया होगा जो क्वेश्चन उसने लिखे हैं आंसर, तो द टीचर माइट हैव फील दैट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड आंसर एंड और सर आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि कुछ इको आ रही है शायद। अच्छा आप अभी आ रही थोड़ा है सा मैम? माइक दूर कर लीजिए। हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही थी बस, लेकिन वो इको हो रही है तो मुझे क्लियर नहीं थी वॉइस। अच्छा मैम, अभी आ रही है क्या बराबर? हाँ हाँ, इट्स नाउ क्लियर। मैं बोल रहा था कि जब सेकंड डे पे प्रोफेसर ने चेक किया था पेपर, तो उस टाइम पे जो आंसर्स यस्टरडे करेक्ट किए थे उसमें ज्यादा मार्क्स दिए थे और आज कम दिए हैं, तो टीचर माइट फील दैट द आंसर व्हिच इज गिवन बाय द स्टूडेंट इज नॉट दैट मच स्टैंडर्ड एंड ही डिक्रीजेस द मार्क्स। ओके, फिर अभी पहले दिन कैसे मैम स्टैंडर्ड लगे? इस जैसे इस आप विषय पहले में दिन ही मुझे उन्होंने बोलना है मार्क मैम। ज्यादा दिए ना। हाँ सर बताएं। अभी मैं पता, पहले एक मेरी बात करिए। अभी किसी सर ने मुझसे मैम ये, मैडम अगर 5 दिन आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगी, 5 दिन आपका माइंडसेट अलग अलग है, तो आप नो डाउट अलग अलग काम ही करेंगी। तो क्या वो इंटरव्यू अगर एक जॉब सिलेक्शन के लिए हो रहा था, तो मैं क्या सही कर रही हूँ? नो मैम। तो क्या तो कर, वो तो गलत हो सकता है। हाँ बताओ। अब वो तो किसी का मतलब कितना वो कॉम्पिटिटिव, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी से बच्चा वापस निकल निकल के आता है। अभी सारा स्ट्रगल मैंने डिस्कस किया। क्लास फर्स्ट से उसको इतना प्रेशर, और जब वो 15 साल की पढ़ाई पूरी करके सामने आया इंटरव्यू बोर्ड पे, तो मैं यहाँ फालतू सा बैठ करके मेरा दिमाग जो है वो 5 दिन अलग अलग काम करे। अब सोचो ये क्या है? उसकी 15 साल की मेहनत मैं इस तरह से खराब कर रही हूँ, ये सही है? मुझे क्या करना चाहिए? नहीं मैम, पांचों दिन उसी सेम टेंडेंसी से करना पड़ेगा मैम। बिल्कुल सही। मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं अपना माइंड सेट उस वर्क प्लेस पे एटलीस्ट सेम रख सकूं। मेरे घर में मुझे 10 बजे मान लिया यहाँ आना है डिपार्टमेंट, 10 के पहले मेरे घर में क्या हुआ और 6 के बाद मेरे घर में क्या होगा, अगर हमारे अंदर ये कॉम्पिटेंस नहीं है कि उसको हम वहीं छोड़ के आए, तो हमें उस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ हम उस इंटरव्यू बोर्ड में रहेंगे। आप अपनी एक्सक्यूज दीजिए इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन। और अगर आप कॉम्पिटेंट पर्सन है, तो आपको आपका मेंटल सेटअप ठीक रखने की जरूरत है, एटलीस्ट उस टाइम पे जब आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों की मेहनत 15 साल की मेहनत है और पता नहीं कितने स्ट्रगल के साथ वो आए हैं। तो उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं उन एग्जामिनर की। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग, हाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो सिस्टम हमारे साथ करवाता है। होता क्या है, जैसे अभी किसी ने कहा था, कोई सर मुझे ये बता रहे थे कि उन्होंने कॉपीज के आंसर देखे होंगे और पहले आंसर पहले दिन हो सकता है ज्यादा नंबर दे दिए हों, लेकिन दूसरे दिन वो आंसर्स पे कम नंबर दिए हों। एक्चुअली हम कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स की ये भी एक क्राइसिस है कि वो आंसर देखते कहाँ हैं। आप मेरी इस बात से भी सहमत हो रहे होंगे कि हम आंसर नहीं देखते, हम नंबर ऑफ पेजेस देखते हैं कितने कवर हुए। और कॉपीज के लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक क्राइटेरिया डिसाइड है कि 100 कॉपीज आप चेक कर सकते हैं, 150 कॉपीज चेक कर सकते हैं। आप फटाफट उसको चेक कर दीजिए और उतना बंडल वहां पे जमा कर दीजिए, स्कोर लिस्ट जमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि शाम को आपको घर भी जाना है और वो लिमिट है, तो मैक्सिमम लिमिट में अगर हम कॉपी चेक करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट हमें पे होगा एट द एंड ऑफ द इवेल्युएशन। बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पैसे अर्न करने के कई और तरीके हैं, लेकिन आप जहां पे वो इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो जो कॉपी आप जहां पे चेक कर रहे हैं विद द केयरलेस एटीट्यूड, वहां पे उसको नहीं करने की जरूरत है। अभी मेरे यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन से भी बीएड चलता है, तो बीएड की कॉपी आ गई, तो 400 450 कॉपी थी। तो उन्होंने बोला कि मैडम चेक कर दीजिए। तो मैंने कहा कि कितना टाइम दे रहे हैं आप इस समय फिलहाल, अभी मिड सेशन में लेके आ गए हैं, तो वो ये हो गया था, वो तो नहीं आ रहे थे एक्सक्यूजेस। अरे मैम 4-5 दिन में दे दीजिए करके। तो मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं वो नहीं हूँ कि मैं आपको कॉपी इस तरह से पढ़ के दे दूंगी, चेक करके नंबर चढ़ा दूंगी जस्ट द सेक ऑफ।
कि मुझे क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे कॉपी चेक करने के। जितनी कॉपी चेक हो जाएंगी और जितनी जल्दी खत्म कर दे तो वो लोग खुश हो जाएंगे, आगे से भी मुझे बंडल भेजेंगे चेक करने के लिए कि मैडम बड़ा टाइमली काम कंप्लीट करती हैं। नहीं, हमें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, हमें लेक्चर लेने हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अदर लेक्चर्स लेने हैं, हम यूनिवर्सिटीज में और कमेटीज में भी हमें काम करना है, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना कर सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। क्योंकि वो कॉपी चेक करना, आप किसी का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं और वही काम आप सबसे लापरवाही से करते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी बहुत ज्यादा वो हूं, लेकिन मुझे मेरी कुछ मजबूरियां हो गई हैं जिस वजह से मैं ये काम बहुत सिंसियरली करती हूँ। मेरा एक 2015 में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ इशू है। डिटेल अगर आप जानना चाहेंगे तो आप उस पे गूगल कर सकते हैं मेरे नाम से। तो क्योंकि मैंने वो चीजें इतनी पास से देखी हैं, उसको फील किया है, हर एक स्टूडेंट के पेन को फील किया है, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हूँ। लेकिन मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन पेपर बनाते समय थोड़ा सा सिंसियर रहिए। वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जनरली हम क्वेश्चन पेपर बना नहीं रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी सेटअप में है, तो हमारा क्वेश्चन पेपर कहीं बाहर से सेट होता है, हम कर लेते हैं। तो हमारा रोल कहाँ पे है, एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन। तो प्लीज उस बच्चे की मेहनत को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करिए। और अगर कहीं क्रिएटिव चीजें हैं, एज इट इज जो किताब में लिखा है, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, वो ना हट के कुछ इनोवेटिव थॉट्स वहां पे दिए हैं बच्चे ने, तो उसको भी पढ़ के टाइम दीजिए और उसको उस हिसाब से स्कोर करिए। जैसे अभी एक सर ने कहा कि हम ये कहते थे कि पता नहीं कैसा मूड रहा होगा क्योंकि पेपर तो अच्छा था और कॉपी नहीं अच्छे से चेक हुई। एग्जैक्टली यही होता है हमारे यहाँ पे। मैंने देखा तो जैसे लोग क्या है, यूनिवर्सिटीज दूर हैं, एफिलिएटेड कॉलेज दूर हैं, तो अपने घर से ट्रेवल करके जाते हैं 2-2 घंटे, वहां जाके 4 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट कॉपी चेक करते हैं, चले आते हैं, फिर वापस घर भी आना है। तो उनकी जो प्रायोरिटीज है, दैट नॉट टू फोकस ऑन द आंसर शीट्स, प्रायोरिटी आज टू वो बस पकड़ना जिससे हम जाएंगे और कितने समय जल्दी से पहुंच जाएंगे और कितने समय वापस जल्दी आ जाएंगे। सो दिस इज द सिस्टम। फिर नो डाउट आपका वो सारा फैमिली इन्वायरमेंट, फिर रास्ते में आप किस तरह से स्ट्रगल करके वहां पहुंचे हैं, वो इन्वायरमेंट, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको उस पर इंफ्लुएंस डालने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी कैन, हम कर सकते हैं, हम अपने इन्फ्लुएंसेस को किनारे करके भी कॉपी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात जो थी वो मार्किंग स्कीम की थी। अगर ये प्रॉब्लम कम करनी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्किंग स्कीम। अगर हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप में भी एक पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर को चेक करने का, वो कीवर्ड्स होंगे जिन पे कि हमें, जिनको आइडेंटिफाई करते हुए हमें वो आंसर चेक करना है, उस पर मार्क्स देने हैं, तो हम एक जस्टिस कर पाएंगे और बहुत ज्यादा उससे डेविएटेड आंसर्स को हम मार्क्स नहीं देंगे। तो इसीलिए मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट है। आप सबको एक चीज और बता दूं, हम अपने इन्हीं सब गुणों की वजह से आज इवैल्यूएशन सिस्टम से बाहर हो गए हैं। ऑनलाइन सिस्टम अभी आज कई जगह पे खुल गए हैं इंस्टीट्यूट्स, लेकिन एग्जाम वो अभी ऑनलाइन ही कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, तुरंत रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो आपके सेशन है वो बहुत टाइमली चल रहे हैं, टीचर्स टाइमली कॉपी नहीं इवैल्यूएट करके देते हैं, बहुत डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, उसमें डिले हो जाता है। फिर बहुत सारे बाइसेस हैं। कम से कम अभी अगर ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही तो दोबारा एक जो कॉपी चेक करने का हमारे यहाँ पे एक प्रोविजन है कि बच्चा अगर कुछ ग्रीवांसेस डालता है तो कॉपी दोबारा भी उसकी चेक होती है, सेकंड एग्जामिनर के पास जाती है। उन सब कामों से भी फुर्सत मिली हुई है, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे ह्यूमन एरर के चांसेस बिल्कुल जीरो मिल रहे हैं। और आप सभी एक चीज जान ले, कुछ काम हो रहे हैं जहां पे अब ये सब्जेक्टिव आंसर स्क्रिप्ट्स भी आपकी कंप्यूटराइज चेक होना शुरू हो जाएंगी और हम गुरुजी लोग बाहर कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो तरीका, जैसे मान लिया कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अभी हमारा जो प्लेगरिज्म में चेक करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर है वो क्या चेक करते हैं, सिमिलैरिटीज ऑफ द वर्ड्स। अगर कोई पेपर पहले से पब्लिश है, वो उनके सॉफ्टवेयर उनकी मेमोरी में है, तो उससे रिलेटेड जो लाइंस हैं, जो वर्ड्स हैं, अगर वो एज इट इज कॉपी किए गए तो उसको चेक करता है, तो प्लेगरिज्म आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कितने % है। वैसे ही उसी मॉडल पे बेस्ड आपके लिए कुछ कीवर्ड्स डाल दिए जाएंगे और उन कीवर्ड्स के साथ अगर वो आंसर है तो कंप्यूटर उसी हिसाब से उसकी क्या करेगा, मार्किंग करेगा। तो अभी वो दिन भी दूर नहीं है जहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम भी जरूरी होता है। केवल हम एमसीक्यू पे ही सब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हायर मेंटल एबिलिटीज हैं उनको अगर आपको जज करना है तो आपको कभी ना कभी वो एक रिफ्लेक्शन का मौका देना पड़ता है, और वो केवल सब्जेक्टिव एग्जाम से ही पॉसिबल है या ऐसे टाइप एग्जामिनेशन से ही पॉसिबल है।
वहां पे भी अब कंप्यूटराइज चेकिंग के प्रोविजंस स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के जो ये बायसेस हैं कि उनका घर का माहौल उनको अफेक्ट करता है, उनका क्या कहते हैं ध्यान नहीं देना, उनकी कॉपी के नंबर गिनना खाली, उनके कीवर्ड्स को देखना भी नहीं, तो ये सारे चीजों को हम खत्म करने के लिए कंप्यूटराइज मार्किंग सिस्टम के लिए बढ़ रहे हैं। तो हमें, अगर हम एज ए इवेल्युएटर कहीं जाते हैं, तो अगर हमें मार्किंग स्कीम नहीं मिल रही है तो मार्किंग स्कीम मांगनी चाहिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी में बनती होगी तो नो डाउट वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, और अगर कहीं नहीं बनती है तो वो आपको बताएंगे मार्किंग स्कीम नहीं बनती है, तो आप उनको एक सजेशन दीजिए, एक फीडबैक दीजिए कि अगर मार्किंग स्कीम बनाई जाए तो भी जो इवेल्युएशन होगा इट विल बी मोर ऑब्जेक्टिव एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्टिविटी। और वो जो इश्यू मैंने डिस्कस किया था वो इश्यू इसी वजह से है क्योंकि वहां पे मार्किंग स्कीम नहीं थी, और मार्किंग स्कीम नहीं होने से एग्जामिनर ने पहले दिन कुछ और नंबर दे दिए अकॉर्डिंग टू मूड एंड सिचुएशन, और दूसरे दिन उन्हीं कॉपीज पे कुछ और नंबर दे दिए। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्किंग स्कीम एंड सिंसियरिटी इन द इवेल्युएशन। अगर पढ़ के भी करें तो हमें वो आंसर याद आ जाते हैं। मैं एक और छोटा सा प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज मेरे पास 50 बच्चों के कॉपी का बंडल आता है, या 40 या 45 जितने भी बच्चे हैं, फिर उसके बाद वो कॉपी चेक करनी होती है। तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले कॉपी चेक करना नहीं शुरू करती हूँ, मैं पहले रैंडमली 10-12 कॉपी निकाल के देखती हूँ कि हर एक आंसर कैसा लिखा गया है। होता क्या है कि शुरुआत में अगर हमने किसी आंसर को देखा और हमें लगा कि बहुत अच्छा है, 5 नंबर का अगर वो मान लिया क्वेश्चन है तो हमने उसमें 4, 4.5 दे दिए। लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ किसी बच्चे ने उसके बारे में और भी बहुत अच्छा लिखा है, तो आप 4.5 तो पहले ही दे के आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? 5.5 थोड़ी देंगे, 5 में 5 ही दे सकते हैं ना। तो एक बार ये भी जरूरी होता है कि हम थोड़ा सा जरा कॉपियों को थोड़ा सा टाइम दें, एक बार देख ले बिफोर स्टार्टिंग मार्क्स। आप मार्क्स थोड़ा बाद में दे लीजिएगा, पहले थोड़ा सा आंसर पढ़ लीजिए, देख लीजिए बच्चों ने क्या रिस्पांस दिया है। इन जनरल हम ये सब करते नहीं हैं क्योंकि हमें ये जल्दी रहती है कि जल्दी से हम इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट करें और दे दें। लेकिन मेरा ये बिल्कुल ट्रेंड है कि मैं कम से कम 10-12 कॉपीज पहले देखती हूँ कि आंसर का ट्रेंड क्या है, क्या लिखा जा रहा है, किस तरह से लिखा जा रहा है, उस हिसाब से हम अपनी मार्किंग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसका तरीका ये भी हो सकता है कि मैडम इतना टेंशन क्यों लेना, आपको लग रहा है कि बाहर आपको ज्यादा नंबर आगे देने पड़ेंगे, कोई अच्छी कॉपी आ जाएगी, तो पहले से कम दे के चलिए। बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे तो जिनको हम बोलते हैं कि वो स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, वो क्या करते हैं शुरुआत में बड़ा कम लेके चलते हैं। वो कितना भी अच्छा दिख रहा है, अरे ठीक है अभी आगे कोई और अच्छी कॉपी आ सकती है, तो उस पे 5 नंबर पे वो 2.5 नंबर ही देंगे, 2.5 या 3, 2.5, 3 ऐसे देते चले जाएंगे, जिसमें कि उनके पास स्कोप बना रहेगा कि मान लिया कोई बहुत अच्छा आंसर मिल गया तो उसमें वो 4.5 तक दे सकते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, वो जो पहले वाले बच्चे हैं उनका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इतना भी आपको कंजूसी से नहीं चलना है कि आप क्या कहते हैं थोड़ा सा टाइम ना दें और देख ना लें, और नंबर भी कम करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है ना कि उनको डीमोटिवेट करना है। और दूसरा, कोई एग्जामिनर जिसको क्या बोलेंगे कि लीनियंट है तो वो ज्यादा मार्क्स दे देगा, तो वो बच्चा सफर करता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपकी मार्किंग स्कीम से रिलेटेड है, और हम सभी इसको फेस कर रहे हैं, और इसी में हमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की भी जरूरत है। एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, जब क्वेश्चन पेपर बन जाता है एक बार आपका प्राइमरी ड्राफ्ट, तो ये भी जरूरत होती है कि आप उसकी एडिटिंग करा लें। एडिटिंग कराने के लिए आप डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, वो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी हमारी लैंग्वेज सही नहीं होती जो हम लिखते हैं। फिर एट द लास्ट रिव्यू द क्वेश्चन पेपर, सब कुछ कराने के बाद एक क्वेश्चन पेपर आप रिव्यू कर लीजिए कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, उसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसका देख लेते हैं, सारी चीजें, सारे फैक्टर्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से इन स्टेप से आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जो ब्लूप्रिंट बनाना है, ब्लूप्रिंट में हम कैसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको ब्लूप्रिंट, तो वहां पे हर एक यूनिट का वेटेज था, किसको कितना देना है। वो कहाँ से आता है वेटेज, या अगर हमें बनाना होगा ब्लूप्रिंट तो हम कैसे बनाएंगे। ये वेटेज सबसे पहले तय होता है जब हम अपनी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर प्लान कर रहे होते हैं, तो हमें उसी समय ये प्लान कर लेना होता है कि किस यूनिट को हम कितना वेटेज देंगे। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड में अगर उन लोगों का सिलेबस देखें तो उनका एक एकेडमिक कैलेंडर होता है जिसपे बिल्कुल फिक्स लिखा रहता है कि ये यूनिट इतने समय से इतने समय तक पढ़ाई जाएगी, इसको इतने घंटों तक पढ़ाया जाएगा। घंटे वगैरह तो हमारे यहाँ पे भी लिखे रहते हैं कि जैसे मान लिया 1 क्रेडिट का है तो 30 आवर्स डिसाइडेड हैं, तो कौन कौन सा कितने कितने आवर्स में कंप्लीट करनी है, कौन कौन सी यूनिट, वो लिखी रहती है। तो जिस वेटेज से आप कंटेंट पढ़ाते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में भी वही वेटेज होना चाहिए।
ये नहीं हो कि क्लासरूम में एक जो चैप्टर पढ़ाया था उसको पढ़ाने में सबसे ज्यादा टाइम लिया, सबसे ज्यादा वेटेज दिया। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है उसमें फर्स्ट यूनिट से 6 यूनिट तक चीजें हैं, और जहाँ पे सबसे कम वेटेज यूनिट फर्स्ट को है, और यूनिट सेकेंड और यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ को इक्वल वेटेज है, जो कि सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था कि जैसे नया नया सेशन स्टार्ट हुआ तो यूनिट फर्स्ट है, उसको वेटेज 10 ही है सबसे कम यहाँ पर, लेकिन हमने उसको पढ़ाने में खूब टाइम ले लिया। क्यों? क्योंकि अभी हमको तो नया नया माहौल मिला, तो अभी हम पढ़ाने में बिल्कुल लगे हुए हैं। नहीं, अगर आपको 100 आवर्स में पढ़ाना है पूरा कंटेंट, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप यूनिट 10 को 10 घंटे ही देंगे, जबकि सेकेंड यूनिट को आपको 10 घंटे में नहीं खत्म करना है कि पहली वाली 10 में खत्म करी तो दूसरी भी। क्यों? क्योंकि वहां पे वेटेज कितना है, 20 आवर्स का है। और यही वेटेज आपका यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपका क्वेश्चन पेपर में है। तो पढ़ाने के समय जो वेटेज था वो सेम वेटेज आपको क्वेश्चन पेपर में भी कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि हमारा मन, हमको तो हमारे इंटरेस्ट की यूनिट फोर्थ है तो हम यूनिट फोर्थ से 50% क्वेश्चन बनाएंगे और बाकी पूरी जो यूनिट 6 है उनमें से कहीं कहीं से डाल देंगे 50%, उसमें कवर कर लेंगे। नहीं, यू आर नॉट फ्री टू डिसाइड दिस। पढ़ाते समय जितना वेटेज दिया गया जिस यूनिट को, उसी यूनिट को उतना ही वेटेज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी दीजिए, जिससे बच्चे को ये पता रहेगा। बच्चे को मैंने बोला ना मॉडल क्वेश्चन पेपर देना है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो पता रहे कि जिस यूनिट से जितना पढ़ाया गया उतना ही आएगा। या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये यूनिट अगर इतने घंटे पढ़ाई जाती है तो इससे इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द प्लानिंग फॉर द वेटेज गिवन टू द कंटेंट। कितना कितना कंटेंट आप किस यूनिट से रखेंगे, ये आपका पहला स्टेप है जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो वो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि अगर ना समझ में आ रहा हो तो तुरंत सॉर्ट आउट कर लेना अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बातें नहीं समझ में आएंगे आगे हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट, वेटेज गिवन टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने बताया था कि हमारे 3 तरह के इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव में 6 डायमेंशन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, स्किल। फिर उसमें भी अफेक्टिव में भी 6 हैं। वो ब्लूम टैक्सोनॉमी किसी ने पढ़ाई होगी, आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ हैं। मान लिया यहाँ पे हमने जो वेटेज देना है वो हमने नॉलेज वाले डायमेंशन से 40% दिया, अंडरस्टैंडिंग से 30%, एप्लीकेशन से 20% और स्किल ओरिएंटेड जो हमारा वेटेज है वो है 10%। तो सेम यही वेटेज आपका पढ़ाते समय भी रहेगा। जब आप पढ़ाएंगे तो ये नहीं है कि केवल आप नॉलेज ही पढ़ा देंगे, 80% आप क्लास में आए, किताब पढ़ के चले गए, पढ़ा दिया, बच्चों रट लेना, नहीं। वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड भी आपकी टीचिंग होनी चाहिए। एप्लीकेशन कब होगा? जो नॉलेज, साइंस वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जो नॉलेज आपने क्लासरूम में दी है उस नॉलेज का क्या यूज है आपकी डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, प्लस स्किल। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लैब एक्सपेरिमेंट इंक्लूड कर रखे हैं तो लैब से अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, आप लोग खैर नहीं पूछ रहे तो मैं अपनी तरफ से ही वो चीजें भी डिस्कस कर ले रही हूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है कि साइंस में हम लैब में तो प्रैक्टिकल कराते हैं, तो मैडम क्वेश्चन पेपर में कैसे रखेंगे उसको, स्किल को? क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा रखे जाते हैं कुछ क्वेश्चन, जो आपके प्रैक्टिकल एटीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो भी आप कहाँ रख सकते हैं, रिटन वे में भी उसका आंसर ले सकते हैं। सपोज कि आप अगर आपको लैब में ये काम करना है तो आप एज ए प्रैक्टिशनर क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, तो वो सोच के वही वही चीजें तो लिखेगा ना कॉपी पे जो उसने लैब में काम करते हुए ध्यान रखी होंगी। तो एक तो स्किल को आप लैब में या प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो जज कर ही सकते हैं, पेन पेपर पे भी आप स्किल जज कर सकते हैं। भाई जो हमने किया, जब आप लैब में काम कराते हैं, साइंस वाले आप लोग हैं, तो आपने देखा होगा ना वहां पे भी एक लैब की बुक होती है, प्रैक्टिकल बुक पे होता है जिसपे कि हमें सब कुछ लिखना होता है, सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो जब वहां पे पेन पेपर का यूज कर रहे हैं तो जब लैब वाली बातें हम पेन पेपर पे क्यों नहीं पूछ सकते हैं? तो अगर हम उस तरह के कुछ क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड करते हैं तो वो आपके स्किल या साइकोमोटर डोमेन को कवर करने वाले क्वेश्चन होते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। अभी आगे मैंने एक ब्लूप्रिंट दिखाया था जहां पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, उसको भी आप पेन पेपर पे चेक कर रहे हैं, बट वो कौन सा डोमेन है? अफेक्टिव डोमेन है। ओके, जैसे कोई भी सिचुएशन दी, एक साइकोलॉजी के अगर कोई होंगे तो वो कोहलबर्ग की एक मॉरल डेवलपमेंट का एक सेक्शन होता है, पढ़ाया जाता है। तो मॉरल डेवलपमेंट के केस में ये बताया जाता है कि एक
व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ बहुत बीमार होती है, उसके पास पैसे नहीं होते एक दवा खरीदने के, लेकिन एक जगह वो जाता है जहाँ पे एक पर्सन के पास वो दवा होती है, लेकिन वो उससे बहुत हाथ जोड़ के विनती करता है कि आप मुझे दवा दे दीजिए, मैं समय पे अभी अपनी वाइफ की जान बचा लूं, आगे जाके मैं आपको इसके पैसे भी दे दूंगा, लेकिन वो सब कुछ मना कर देता है, कोई भी बात नहीं सुनता है। तो उस पर्सन के अंदर एक डायलेमा होता है कि क्या मुझे ये दवा चोरी कर लेनी चाहिए, तो वो रात में उसकी दुकान तोड़ के वो चोरी कर ले जाता है। तो वहां पे हम ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे उसने जो चोरी की है वो बिल्कुल सही करी है, उसका मॉरल डेवलपमेंट बिल्कुल प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मॉरल डेवलपमेंट पुअर था वो उस पर्सन का था जो उसकी सिचुएशन नहीं समझ रहा है, उसके सारे कमिटमेंट को नहीं समझ रहा है, कोई ऑल्टरनेट वे नहीं निकाल रहा है कि कैसे हम उसको वो दवा दे सकते हैं। तो उसने चोरी कर ली तो वो बुरा नहीं है। तो अगर हमें इस तरह की कोई भी सिचुएशन देके कोई भी क्वेश्चन पूछ के बच्चे के वैल्यूज को जज करना है, उसके एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, तो आप पेन पेपर पे भी उनको जज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आपका पेन पेपर का भी क्वेश्चन पेपर है, उसमें केवल कॉग्निटिव डोमेन ना हो, अफेक्टिव डोमेन के भी क्वेश्चन हो और साइकोमोटर डोमेन के क्वेश्चन भी हो। और ये काम सारे के सारे, फिर से मैं कह रही हूँ, पढ़ाते समय ही डिसाइड किए जाएंगे कि किस यूनिट पे किस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कितना ज्यादा वेटेज देना है। और सबसे पहला काम यही होता है जब आप क्लासरूम में टीचिंग के लिए जाते हैं। नॉर्मली अगर हमने बीएड नहीं किया, एमएड नहीं किया, तो हम इसको वैसे ऑफिशियली नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको लेकर के हम क्लास में जाते हैं और उनको पूरा करने का टारगेट हमारा होता है। ओके, सो जो ये भी वेटेज होगा ये आपका प्री डिसाइडेड होगा बिफोर द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शन में आप जिस जिस डायमेंशन को, जिस जिस एरिया को, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को जितना जितना वेटेज देंगे, उतना वेटेज आपको क्वेश्चन पेपर में भी देना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ाना था तो आपको बड़ा स्किल वाला पोर्शन बड़ा पसंद है, तो आप बच्चों को रोज ले जाके लैब में ही खड़ा रखे थे, रोज आप एक्सपेरिमेंट ही करा रहे थे। इन जनरल दूसरे सेक्शन वाले 2 एक्सपेरिमेंट करा के किसी भी कंसेप्ट को बता देते हैं, लेकिन आपको 10 एक्सपेरिमेंट कराने हैं, फील्ड विजिट भी करा लेते हैं आप दौड़ के, क्योंकि आपका वैसा इंटरेस्ट है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर बनाया तो स्किल को वेटेज केवल 10% दिया। अब बच्चे क्या सोच रहे थे, गुरुजी ने इतना कुछ बाहर पढ़ाया ले जाके तो वैसे ही क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन गुरुजी ने फिर क्वेश्चन पेपर वही पुराना पुराना कहीं से उठा के बना दिया, जहाँ पे 80% नॉलेज को वेटेज था, 10% अंडरस्टैंडिंग, 5% एप्लीकेशन और 5% स्किल। तो ये सही नहीं है। पढ़ाते समय जिसको जितना वेटेज दीजिए उतना ही वेटेज आप उसके एग्जामिनेशन में भी दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। आगे चलते हैं। तो ये जो 2 चीजें मैंने कंटेंट के वेटेज को और जो आपके इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के वेटेज को बताया, ये आपका प्री डिसाइडेड होगा बिफोर द इंस्ट्रक्शन, और आपको जब आप क्वेश्चन पेपर बनाए तो उसको क्या करना है, फॉलो करना है। आगे आते हैं। फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, वेटेज गिवन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, ये भी पहले से तय होता है। ये कंसर्न यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूशन जिसने कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इनवाइट किया है, वो आपको ये बताएगा कि उसको कितने कैसे टाइप क्वेश्चन चाहिए, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाहिए, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, और ऑब्जेक्टिव में भी अगर ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, मैचिंग टाइप चाहिए, एमसीक्यू टाइप चाहिए, तो कौन कौन से कितने चाहिए, वो सारा कुछ आपको पहले से बताएंगे। और ये बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। जब आप पहले दिन क्लासरूम में जाते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लासरूम में, तो उस समय मैं आपसे ये बताना चाहूंगी, आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर का जो भी पैटर्न हो, आप ये मान के चलते हैं ना कि बच्चों के पास अनसॉल्व पेपर्स हैं, वो देख लेंगे, वो क्या कर लेंगे, इट डजंट मैटर। आपका रोल एज अ टीचर ये है कि आप पहले दिन ही उनको आपके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं उसके पैटर्न पे डिस्कस जरूर कर लीजिए। जैसे मेरा तो ये फिक्स है, जब भी मैं पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है, तो ओरिएंटेशन में जब हमारा इंटरेक्शन होता है बच्चों से, तो मैं जरूर डिस्कस करती हूँ कि 70 रेशियो है, 75 में इतना ये आएगा, इतना ये आएगा, इतना ये आएगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है। अभी जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो पिछले 4 बार से हमें पता है कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम होना है, तो भाई एमसीक्यू आएगा, तो डिटेल पढ़ो चीजों को, छोटी छोटी चीजें मिस ना करो, नोट जरूर करो। क्यों? क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें पता ही नहीं आएगा फिर ऐसे अगर नहीं नोट करोगे तो बच्चों को पहले दिन से पता होना चाहिए कि उनके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। वो प्री डिसाइडेड होता है, वो पर्टिकुलर संस्थान डिसाइड कर सकता है, या इंडिविजुअली अगर आप बना रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं। जो डिसीजन है वो बच्चों के सामने नहीं होता है, उनके कंटेंट में नहीं रहता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो बच्चे को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कितने कितने % क्या क्या चीजें आएंगी। ओके, नेक्स्ट।
इट इज गिवन टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स। ये बच्चे को नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कितना वेटेज कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रखेंगे, डिफिकल्ट आइटम कितने रखने हैं, एवरेज आइटम कितने रखने हैं और इजी आइटम कितने रखने हैं, ये भी आपको तय करना है, या जिसने आपको हायर किया है बनाने के लिए वो बताएगा कि कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे रखने हैं। इन जनरल अगर इंस्टीट्यूट नहीं बताता है तो भी हमें इस बात पे फोकस करना है, क्योंकि हमने एनपीसी पढ़ लिया है। तो अगर एज ए टीचर हमने ये टारगेट बनाया कि क्वेश्चन पेपर तो इतना टफ बनाएंगे कि कोई पास ही नहीं हो पाएगा, तो आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर हमेशा एक स्टैंडर्ड टाइप का होना चाहिए, जिसमें इजी आइटम भी हो, एवरेज आइटम भी हो और डिफिकल्ट आइटम भी हो। और इसका एक रूल होता है, जब आप क्वेश्चन पेपर, हाँ, हर एक जो क्वेश्चन है, अभी हमारे पास टाइम होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, चल ही रहे हैं उसी सीरीज में। जब हम क्वेश्चंस को बोलते हैं ना रिव्यू करना क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद, तो उसमें एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, डिफिकल्टी वैल्यू। हर एक क्वेश्चन की डिफिकल्टी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, भी बताऊंगी। उस डिफिकल्टी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमेशा डिक्रीजिंग डिफिकल्टी वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस रखे जाते हैं। सपोज आपको 10 क्वेश्चन रखने हैं या 20 क्वेश्चंस रखने हैं क्वेश्चन पेपर में, और आपके पास सब वैल्यू है। अच्छा, हाँ, डिफिकल्टी वैल्यू में एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जिस क्वेश्चन की डिफिकल्टी वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट होके आती है वो इजी क्वेश्चन होता है, और जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू, सपोज किसी दो क्वेश्चन है, एक की 80 है डिफिकल्टी वैल्यू और एक की 70 है डिफिकल्टी वैल्यू, तो जो इजी आइटम है वो 80 वाला है और जो टफ आइटम है वो 70 वाला है। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन पेपर अरेंज करें, क्वेश्चंस को अरेंज करें, तो क्वेश्चंस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू में अरेंज किए जाते हैं। मतलब क्या है, जो इजी क्वेश्चन है वो सबसे पहले रखा जाता है क्वेश्चन पेपर में, और जो टफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर में बाद में रखा जाता है। ये आपका एक थंब रूल है क्वेश्चन पेपर में अरेंज करते समय, ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बच्चा स्टार्ट करे पढ़ना, तो वहां पे वो जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो पता है हमें, जैसे हमारा ये सामने एग्जांपल लगा हुआ है, तो उसमें पता है कि उसमें 25% इजी आइटम है, 50% एवरेज आइटम है और 25% डिफिकल्ट भी है। तो वो डिफिकल्ट आइटम सबसे ऊपर नहीं चिपका देने हैं कि स्टार्टिंग कर दी उसी डिफिकल्ट वाले से, नहीं, पहले हमें कौन से आइटम रखने हैं, इजी वाले। क्यों? क्योंकि जब बच्चा उनको करना शुरू करे तो उसका मोटिवेशन लेवल हाई हो, वो उसके अंदर वी कैन या आई कैन वाली फीलिंग जनरेट हो। फिर जब उसका मोटिवेशन हाई होगा तो एवरेज वाले क्वेश्चन भी वो अच्छे से कर लेगा, और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए, और अगर आपने डिफिकल्ट से ही सबसे पहले खोल दिया तो क्या होगा, वो उसी में मत्थापच्ची करेगा, डीमोटिवेट होगा, समय भी बर्बाद करेगा, कभी कभी जो इजी आइटम्स होते हैं वो भी नहीं पूरे कर पाता है, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाता, लास्ट में पता चला कुछ इजी आइटम रखे हुए हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है तो ये गलत तरीका है। आपको क्वेश्चन पेपर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी वैल्यूज में रखना है, मतलब जो इजी आइटम हो वो ऊपर रखा जाए पहले और जो टफ आइटम है वो बाद में रखा जाए। इज इट? हेलो मैडम। हाँ, मैडम कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स जो होती है जिसमें ABCD क्वेश्चन पे सेट होते हैं और वो रीशफल होते हैं, हालांकि क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। उस टाइम में ये जो आप अभी जो आइडिया बता रहे थे कि इजी क्वेश्चन आगे रहना चाहिए, मीडियम और डिफिकल्ट उसके बाद में, तो वहाँ पे वो तो मेंटेन नहीं करते होंगे मैडम, मतलब होता है ऐसे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। जैसे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सफल हो जाते हैं, जैसे एक ही क्लास में अलग अलग ABCD बुकलेट होती है तो सब में उसकी शफलिंग होती है, किए जाते होंगे। एक्चुअली जब वो वाले टेस्ट होते हैं, जैसे मैं TCS की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हूँ, मैं उनके लिए क्वेश्चंस वगैरह क्रिएट करती हूँ, तो वो एक आपको गाइडलाइन देते हैं। जो शफलिंग भी करते हैं वो शफलिंग भी वो उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उनके क्या होते हैं, फॉर्मेट बने बनाए आते हैं, कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्ट एवरेज है और कौन सा डिफिकल्ट है। इवन वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है वो भी मांगते हैं। मतलब सपोज अगर उनके हिसाब से जो इजी क्वेश्चन है वो 45 मिनट्स सेकंड्स में सॉल्व हो जाना चाहिए, जो एवरेज क्वेश्चंस है वो आपका 60 to 65 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, डिफिकल्ट के लिए वो 90 सेकंड्स तक देते हैं। तो
जो शफलिंग भी होती है, क्योंकि शफलिंग दो तरीके से हो सकती है, कंप्यूटराइज हो सकती है या मैनुअल, तो वो जो शफलिंग भी करते हैं वो भी आपका उसी सीक्वेंस में करते हैं। अगर ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर बन रहा है तो आपने बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम देखे होंगे जहां पे अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 15 की तो आंसर की गलत होती है, बार बार आंसर की रिवाइज होके आती है अगर लापरवाही से किया जाता है कोई भी टेस्ट। और आई एम वेरी सॉरी टू से, आपका जो यूजीसी नेट होता है उसमें भी आपने देखा होगा हर बार आंसर की रिवाइज होती है। हमारे साथ में एक स्टूडेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, उसको 2-3 महीने पहले तो वो नेट नहीं था, 2-3 महीने बाद पता चलता है कि वो नेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो रिवाइज आंसर की आई उसमें उसके 2-3 क्वेश्चन सही हो गए, तो 1-2 नंबर से रुक रहा था तो उसका नेट हो गया। तो पता चला आप नेट का तुम रिजल्ट ही रोज देखते रहो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पास हो गए कि या फेल हो गए। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, 50 क्वेश्चंस की आंसर की रखनी है और उस आंसर की में भी इतनी कंट्रोवर्सी कि वो आंसर सही नहीं होते। वो जो क्वेश्चन पेपर जिसने क्रिएट किया है उस पे स्टूडेंट्स एलिगेशंस लगाते हैं और वो एलिगेशंस के बाद वो चीजें उस तरह से होती हैं। ये भी चीज तब भी सही है, जैसे मान लिया मैं जो क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो वहां पे भी ये ऑप्शन है, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपके पास फिर आते हैं कमेंट्स कि ये इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शंस आए हैं, क्या यहाँ पे कोई आंसर का पॉसिबिलिटी हो कि वो जब वो ग्रीवांस जो कंस्ट्रक्ट करता है उससे रिड्रेसल करवा लेते हैं तभी वो फाइनल मार्क्स रिलीज करते हैं, नहीं तो उन क्वेश्चंस को वो क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं उसमें से। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि हम कितना कॉन्शियसली बनाते हैं, और वो इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि ह्यूमन एरर है, मुझसे गलती हो सकती है। मान लिया मेरे दिमाग में आंसर बी लिखना है लेकिन कंप्यूटर पे टाइप कर रही हूँ सी हो गया, या इधर उधर हो गया कहीं अरेंज करने में, तो उसके लिए उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सीधा सा मैंने क्वेश्चन पेपर बना के दिया, सीधे उसको वहां पे एडमिनिस्टर ना कर दिया जाए। वो लोग उसको 2 स्टेप पे क्रॉस चेक करते हैं, रिव्यू कराते हैं हर एक आंसर। मतलब क्या, जैसे एक बार आपने एक क्वेश्चन क्रिएट किया, यू आर क्रिएटर, अब वो आपके क्वेश्चन को उठा के किसी एक रिव्यूअर को देंगे, 2 रिव्यूअर को, सॉरी, आंसर की आपकी हटा लेंगे और उन लोगों से उस पे आंसर मांगेंगे, तो वो लोग उसको सॉल्व करके उसके आंसर देते हैं। सपोज 5 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें आपके आंसर्स और जो रिव्यूअर के आंसर है वो मिसमैच है, तो फिर से वो आपको भेजेंगे, कहेंगे कि भाई आपने ये क्वेश्चन देखिए, रिव्यूअर के कमेंट इसमें डिफरेंट हैं। और अगर आपको लगता है कि यू आर करेक्ट, अगर आपकी गलती, तब तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि अरे ओह ये टाइपिंग एरर है या ये गलत है, आपने तुरंत उसको करेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आप क्या करते हो कि नहीं, ये जो मैंने लिखा है इसका आंसर इस तरह से सही है और ये रिव्यूअर के कमेंट जो है वो गलत है, उनको आप ये चीज ब्रीफ कर दीजिए। जब इस तरह से आप सिंसियरनेस दिखाएंगे क्वेश्चन पेपर बनाने में तो गलतियां नहीं होती हैं। तब जब ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनका रिड्रेसल बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि उनको हम कंसीडर नहीं करते उन ऑब्जेक्शंस को। ऑब्जेक्शन तब आएंगे जब आप किसी चीज को लापरवाही से बिना कई स्टेप्स पे क्रॉस चेक किए हुए अगर एडमिनिस्टर कर देंगे। हाँ, ट्रांसलेट करवाते हैं, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में बनता है, फिर उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले होते हैं और हिंदी के रिव्यूअर फिर अलग होते हैं। तो जितने स्टेप पे आप उसको क्रॉस चेक करेंगे उतना ही अच्छा आपका एक्यूरेट क्वेश्चन पेपर होगा। मुझे ना आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी बताऊं तो उनके भी 4-5 क्वेश्चन गलत रहेंगे। बच्चा पहले एग्जाम दे, प्रिपरेशन करे, और ग्रीवांस मांगने के लिए क्या बड़ी लंबी प्रोसेस है। अभी उसके लिए 5 रेफरेंस दीजिए, 5 बुक्स के, वो आप पता चला तुम स्कैन करो वो बुक्स, उनको भेजो पूरा लिख के कि हाँ ये चीजें इस तरह से इस वजह से सही गलत है। मतलब एक तो गलत क्वेश्चन आंसर रख दिया, मतलब सब जान रहे कि ये गलत है, बहुत मतलब ब्रॉडली देखो तो वो गलत है, लेकिन उसके बाद वो बच्चा 5 ठो बुक्स को स्कैन करे, उनको लगाए, उनको भेजे कि देखो इस किताब में यहाँ लिखा, इस किताब में यहाँ लिखा, इस किताब में यहाँ लिखा। एक बार में सीधे जिन पे ऑब्जेक्शन आए हैं आप क्रिएटर से पूछ लीजिए और क्रिएटर से मांगिए ना रेफरेंसेस कि अगर आपने ये आंसर दिए हैं तो इसके रेफरेंसेस कहाँ हैं। यहाँ पे टीसीएस में जब हमारे पास कोई कमेंट आता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो हमसे फिर रेफरेंस भी मांगा जाता है कि अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस रेफरेंस को, इस ऑब्जेक्शन को, तो आप इसका रेफरेंस दीजिए, तो देना पड़ता है। तो क्रिएटर के पास वो रेफरेंस है ही, क्योंकि वो तो क्रिएटर है, वो बना रहा है तो उसके पास है। और अगर उसके पास नहीं है तो फिर कहाँ होगा, फिर हम किससे किससे मांगेंगे। तो ये तरीका जो है कुछ गलत है, तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आई थिंक आपका आंसर मिल गया होगा आपको। शफलिंग अगर यस मैडम। से किया गया पेपर है तो उसकी शफलिंग भी बड़ा सोच के होती है, उसमें अरेंजमेंट डिफिकल्टी वैल्यू के हिसाब से होता है। और अगर ऐसे ही करना वाला है कि जिसमें हमें कोई मतलब ही नहीं है डिफिकल्टी वैल्यू वगैरह से, तो वो ऐसे ही अरेंज कर दिए जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। और यस मैडम।
कि वो लोग जो शफल, कहीं कहीं पे ये भी हो रहा है कि वो शफल नहीं करते, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी होते हैं कुछ एग्जाम्स में। आप लोग शायद जानते हो, कि आप उसका नाम बता सकते? बैंक वगैरह के पेपर में मैंने सुना है कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी आते हैं सेम डिफिकल्टी लेवल के। कोई बताएगा इस बात को? हाँ हाँ मैम, हाँ मैम आते हैं हाँ, ना। तो चैट की अच्छा, सफलिंग के साथ अच्छा, साथ अब ये भी ट्रेंड हो गया है कि अलग अलग आपके सेम डिफिकल्टी लेवल के अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, आगे बढ़ूं? यस मैम। ये ब्लूप्रिंट है। इन सारे लेवल्स को देखने के बाद कौन सा इजी आइटम होगा, कौन सा किस टाइप का होगा, क्या कहते हैं किस वेटेज का होगा, फिर उसके बाद किस यूनिट से कितना लिया होगा, इन सारी बातों को डिसाइड करने के बाद जब इन सबको हम किसी एक पिक्चर में इंक्लूड कर देते हैं और लिख देते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। अगर आपके पास केवल ये ब्लूप्रिंट अवेलेबल हो, तो आप इस ब्लूप्रिंट को देख करके उस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें कहाँ हैं ये सब आपको दिख जाती हैं। जैसे इस वाले पिक्चर में ये भी नहीं लिखा हुआ है इजी डिफिकल्ट आइटम कितने कितने हैं, नहीं तो ब्लूप्रिंट में ये भी मेंशन होता है कि कौन कौन सा इजी है, कौन कौन सा डिफिकल्ट है, किस किस एरिया से कौन सा, मान लिया वीएसए जो है वो इजी है, या जो लॉन्ग आंसर है वो एवरेज टाइप का लिया गया है, या शॉर्ट आंसर लिया गया है एवरेज डिफिकल्टी लेवल का, वो भी इसमें मेंशन होता है। और यहाँ पे इस वाले में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स भी मिल गए हैं जो कि मेंशन्ड है, और ओवरऑल आपको ये स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से बना हुआ है। जब ये आपके पास बन गया, तब आप क्या करते हैं? क्वेश्चन पेपर आपने बना लिया, लिख लिया, लिखने के बाद जो स्टेप्स थी, मतलब आंसर की आपके पास होनी चाहिए, स्कोरिंग स्कीम, सॉरी आंसर की तो केवल एमसीक्यू टाइप के लिए होती है। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हम किसी भी टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए जाएंगे कि जिसमें एक अच्छे टेस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है, फर्स्ट वन इज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। ये जो दो टर्म है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इनको मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। पहले हम उसके नीचे से थर्ड वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी से। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जहां पे सब्जेक्टिविटी ना हो। सब्जेक्टिविटी क्या है? कि अगर हम एक ही उसको आंसर शीट को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चेक कर रहे हैं या डिफरेंट एग्जामिनर से चेक कर रहे हैं, तो उस पे बहुत अलग अलग मार्क्स का वेरिएशन ना मिले। तो हमें स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिविटी देखनी भी बहुत जरूरी है। जो मल्टीपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका तो एक ही एक आंसर होता है। वहां पे इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं, वहां पे कोई भी ह्यूमन एरर या ह्यूमन बाइसेस आने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जब सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है या मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है, तो वहां पे हम ऑब्जेक्टिविटी कैसे मेंटेन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए वही आपकी जो आंसर मार्किंग जो स्कीम है वो काम करेगी। अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर आप इवेलुएट करेंगे उसको, तो आपका क्या होगा? स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी के साथ होगी। तो अगर आपका टेस्ट पेपर पे मार्किंग स्कीम है और स्कोरिंग को वो प्रमोट करती है ऑब्जेक्टिविटी के साथ, तो ये आपका क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन। दूसरा एक काम हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के लिए? ऑब्जेक्टिविटी के लिए हम ऐसे आइटम्स ही ना रखें जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट आंसर होते हो। कुछ ऐसे आइटम्स रखे जाएं जहां पे मतलब आंसर भी आपका क्या है कि वो आंसर उसी मार्किंग स्कीम में ही रन करेगा। तो बनाते समय भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए किसी भी टेस्ट के थ्रू। ये क्या है? मैंने कहा था कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रखना जरूरी है, इजी भी, एवरेज भी। क्यों? क्योंकि अगर इजी रख दिया तो सब लोग कर लेंगे, एवरेज रख दिया तो भी सब लोग कर लेंगे। जो डिफिकल्ट आइटम होते हैं, वो डिफिकल्ट आइटम ही स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कौन स्टूडेंट हाई अचीवर है, कौन एवरेज है और कौन लो है। वो कैसे पता चलता है? जब आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ आइटम डिफिकल्ट आइटम रखे जाते हैं। तो ये भी जरूरी है, बहुत मोटिवेशन भी जरूरी है, बच्चे को मोटिवेट भी करना जरूरी है कि सब कुछ कर ले, लेकिन कुछ डिफिकल्ट आइटम भी रखने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं पे ये पता चलेगा कि हायर मेंटल एबिलिटीज का स्टेटस क्या है। अगर हायर मेंटल एबिलिटीज को जज करना है तो कुछ आपको डिफिकल्ट आइटम्स रखने पड़ेंगे, सिचुएशनल आइटम्स रखने पड़ेंगे, जिनको कि वो बच्चे सॉल्व करे और वो
बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करने में आपको हेल्प करेगा। टू चेक द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकेबिलिटी, क्वेश्चन पेपर थोड़ा ठीक ठाक हो, उसका मतलब प्रैक्टिकल यूज आसान हो। ये नहीं कि 50 पेज का क्वेश्चन पेपर ही है, या जो लैंग्वेज लिखी है आपने क्वेश्चन की इतनी 3-3 लाइन की तो लैंग्वेज है। बहुत सारे टीचर ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि 3 लाइन में तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ो, फिर उसके बाद उसका आंसर देखो कि क्या देना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस लिख दिए तो वो क्वेश्चन पेपर भी 8-10 पेज हो जाता है, बन जाता है पूरा। तो ऐसा ना हो। बहुत सारी चीजें हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, प्लस हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसफरिंग कॉस्ट, ये सारे देखते हुए हमें क्या सोचना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी भी देखनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इन स्कोरिंग, स्कोरिंग भी थोड़ा सिंपल होनी चाहिए। अगर आपकी मार्किंग स्कीम है तो आसानी से वो उसकी स्कोरिंग हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, वो टेस्ट आपने बनाया और सीधे ही उसको नहीं एडमिनिस्टर कर दिया, उसके लिए एक मानक तय किए जाते हैं। और मानक में यही जो ऊपर 2 चीजें छोड़ी हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, और एक जो वर्ड अभी मैं यूज कर रही थी डिफिकल्टी वैल्यू, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। जो मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे जो पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन हमें करना चाहिए उस टेस्ट का, मतलब ये सारे पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लें। भाई डिफिकल्टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी उसको अरेंज कर पाएंगे कैसे रखना है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी अभी बता रही हूँ। और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो डिस्क्रिमिनेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू कैलकुलेट ऑल दीज पैरामीटर्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। अब बनवाने में भी तो टेस्ट पेपर पैसा लगता है, तो देने के लिए भी थोड़ा सा पैसा हो, फिर रिव्यू भी हो जाए उसके लिए भी पैसा हो, फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ठीक ठाक हो, बहुत ज्यादा उसका प्रिंटिंग कॉस्ट ना आ जाए, बहुत पन्ने ना लगाने पड़े, ट्रांसफर में उसका वजन बहुत ज्यादा ना हो, तो थोड़ा ठीक ठाक से क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव, डिफरेंट जितनी चीजें पढ़ाई गई सबको कवर करता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि 10 यूनिट पढ़ाई और क्वेश्चन पेपर केवल 2 यूनिट से बना के रख दिया। एक्सेप्टेबिलिटी, रीसेंट ट्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हुए आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अगर आप मान लिया कोई क्वेश्चन पेपर अभी आज प्लान कर रहे हैं, मान लिया हम लोग टीचर एजुकेशन से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, अगर हम कोई एप्लीकेशन रिलेटेड या स्किल रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो अभी 2 साल में जो हमारा सीन क्रिएट हुआ है, अगर हम इसको ना इंक्लूड करें अपने क्वेश्चन पेपर में, तो कहीं से भी वो लगेगा नहीं कि रेलिवेंट, लगेगा कि पिछले 5 साल का कोई क्वेश्चन पेपर उठाया और उसको भेज दिया है। तो एक्सेप्टेबल हो और करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ओके, अब जो इनिशियल में मैंने 2 चीजें छोड़ी हैं, व्हाट इज वैलिडिटी एंड व्हाट इज रिलायबिलिटी, इस पे बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आपने जिस पर्पस के लिए बनाया है वो उस पर्पस को फुलफिल करता हो। This term is called as validity. So, purposiveness of test is called as validity. And what is reliability? Reliability is consistency of scores. जैसे मान लिया एक क्वेश्चन पेपर आज आपको दिया गया, उस पे आपने कुछ मार्क्स स्कोर किए, 10 दिन बाद फिर पेपर दिया जाए, या आपके जैसे ही डिफरेंट एक ग्रुप को क्वेश्चन पेपर दिया जाए, तो वहां पे भी स्कोर्स जो हो वो लगभग सेम हो। मतलब जो स्कोर्स हैं उनमें एक कंसिस्टेंसी हो आपके क्वेश्चन पेपर में, अगर तो वो आपका क्वेश्चन पेपर एक अच्छा क्वेश्चन पेपर कहा जाता है। तो इस क्वालिटी को हम कहते हैं इट्स अ रिलायबिलिटी, मींस कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी और डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये 4 पैरामीटर हैं जिनको कि आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं किसी भी अपने टेस्ट पे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप टेस्ट बनाते हैं तो बनाने के बाद सीधे उसको हम लोग एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो प्रोसेस है वो बड़ी लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपना जब टेस्ट बना तो उसके लिए आप स्मॉल ट्राई आउट करते हैं। स्मॉल ट्राई आउट मतलब 2-4 बच्चों को बैठा के, जैसे मान लिया क्लास 10th के लिए आपने अचीवमेंट टेस्ट बनाया, तो 2-4 बच्चों को क्लास 10th के बैठाया, वो क्वेश्चन पेपर दिया, साथ में बैठे रहे, उसके सामने वो कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनसे डिस्कशन भी कर रहे हैं। अगर उनको कोई वर्ड है ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, कोई लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आ रही है, आप इन सारी चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी हिसाब से करेक्शन भी करते चल रहे हैं। प्लस एवरेज टाइम वो बच्चे कितना ले रहे हैं आपने उसको भी नोट कर लिया। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन पेपर में टाइम लिखा रहता है, ये कैसे डिसाइड होता है?
ऐसे ही थोड़ी डिसाइड कर लेते हैं कि 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा या 3 घंटे का होगा। वो डिफिकल्टी एंड इजी लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली और वहां पे जो हमारा पर्पस होता है टेस्ट का वो दो तरीके का है, एक पावर टेस्ट होते हैं, एक स्पीड टेस्ट होते हैं। तो पावर टेस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स कम होते हैं, जहां पे आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है, आपके पास टाइम बहुत रहता है लेकिन क्वेश्चन पेपर टफ होता है। जैसे अभी मैंने जो गेट का एग्जाम्पल लिया जहाँ पे बच्चे 1 घंटे बाद सो गए थे, दिस इज बेसिकली पावर टेस्ट, टाइम बहुत है लेकिन इतने टफ क्वेश्चन है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरे होते हैं स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उनका टाइम इतना कम होता है, आपको आ रहे होते हैं लेकिन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उसी में आगे ही लगे रहते हैं सॉल्व करते करते। तो वहां पे आपकी अगर स्पीड अच्छी है तभी आप पूरा पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर वो पावर टेस्ट है तो उस हिसाब से टाइम देना है, अगर स्पीड टेस्ट है तो उस हिसाब से टाइम देना है। और ये टाइम जज होता है इसी जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस है, जब आपने थोड़े बच्चों को दिया, उनसे उनकी जो कमियां हुई उसके हिसाब से करेक्ट किया, फिर आपका सेकेंड ड्राफ्ट बना, फिर आप उसको स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट, पहले 4-5 बच्चों के बीच में रखा था, अब उसको 10-12 बच्चों के बीच में डाला, फिर से कुछ चीजें सामने निकल के आई, उनको मॉडिफाई किया, उसके बाद फिर से उसको करेक्ट करके एक छोटे समूह पे, जिसको फील्ड ट्राई आउट बोलते हैं, 100 से लेके 200 या 150 बच्चों के ऊपर आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं। और उसके बाद आप उन कॉपीज को कलेक्ट करते हैं और ये जो मेजर्स हैं ये आप उनसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट चीजें हैं और हम क्योंकि उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं है तो मैंने इसीलिए सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो स्किप कर दिए हैं। ये एक्चुअली मेरे प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड है, मैं चेक कर लेती हूँ, शायद मैंने डाला तो नहीं, हाँ ये लास्ट स्लाइड है। तो इसलिए मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं उसकी प्रोसेस आपको डिस्कस करूंगी और इंटरेस्टेड होंगे आप तो आप उसको खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। करते क्या है, जैसे मान लिया हमने 100 पे फील्ड ट्राई आउट किया, तो 100 पे फील्ड ट्राई आउट करने के बाद उन कॉपीज को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कोर्स में अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लिया 1 से लेकर 100 तक अरेंज कर दिया। अब ऊपर के 27% जो हाई स्कोरर 27% है उनको छांट लेते हैं अलग कॉपीज को, और जो लो स्कोरर 27% है उन कॉपीज को अलग छांट लेते हैं, बीच की कॉपी हटा देते हैं। अब जो आपके हाई स्कोर वाली कॉपी है, लो स्कोर कॉपी है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन पे आइटम एनालिसिस की जाती है। हर एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन नंबर मान लिया 1 है, 50 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 को लो वाले ग्रुप में कितने बच्चों ने सही किया, मार्क किया, टिक किया, देखा। हाई वाले ग्रुप में कितनों ने सही किया, कितनों ने गलत किया, उसको मार्क किया। इस तरह से एक पूरा आइटम एनालिसिस का शेड्यूल बना के उसके बाद कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले, जैसे मान लिया अगर हमें डिफिकल्टी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो RH प्लस RL अपॉन 2n मल्टीप्लाइड बाई 100। RH मतलब है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो राइट ग्रुप में कितने लोगों ने सही किया, RL का मतलब है जो लो ग्रुप में कितने लोगों ने सही किया, और डिवाइडेड बाय 2n मतलब हाई और लो ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उससे हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यूज आती है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो RH माइनस RL अपॉन n, वो कैलकुलेट हो जाता है। फिर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए, वैलिडिटी के लिए बहुत सारे हैं और रिलायबिलिटी के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कभी कभी हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी निकालते हैं, एक बार टेस्ट दिया उसके बाद थोड़े टाइम के गैप के बाद दोबारा टेस्ट दिया, फिर दोनों टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उसमें कोरिलेशन निकाला, अगर वो कोरिलेशन पॉजिटिव है तो हम ये कहते हैं कि हाँ दिस टेस्ट इज रिलायबल। कभी टेस्ट रीटेस्ट नहीं करते क्योंकि एक ही टेस्ट को 2 बार जाके एडमिनिस्टर करना थोड़ा टिपिकल टास्क लगता है, तो हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं। जैसे 50 क्वेश्चन है तो ऊपर के 25 कर लिए, नीचे के 25 कर लिए, दोनों के मार्क्स में कोरिलेशन निकाल लिया। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो ऑड इवन ले लिए, ऑड क्वेश्चंस ले लिए, इवन क्वेश्चन ले लिए, दोनों के मार्क्स देख लिए, दोनों में कोरिलेशन निकाल लिया। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हाई आती है तो वो उतना ही ज्यादा रिलायबल है, और जितनी वैल्यू लो होगी उतना ही वो कम रिलायबल टेस्ट होता है। वैलिडिटी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, मैंने कहा था कि वैलिडिटी का मतलब क्या है, पर्पसिवनेस ऑफ द टेस्ट। वो टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है, सपोज अगर हमने ज्योग्राफी का टेस्ट बनाया है तो वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही उसमें होने चाहिए, ज्योग्राफी की एबिलिटी मेजर होनी चाहिए। मैथमेटिकल एबिलिटी का, मान लिया स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट पेपर बनाया PhD कोर्स वक्त में, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड भी चलता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी, तो सामने से ही देखने पे वैलिडिटी कहते हैं। आप सिंपल अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ इसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। नंबर्स हैं, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन,
स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। मीन्स ये कहीं ना कहीं किसी मैथमेटिकल एबिलिटी को चेक करने वाला क्वेश्चन पेपर है। इसको हम कहते हैं फेस वैलिडिटी। एक्सपर्ट वैलिडिटी, आपने एक्सपर्ट्स को दिया तो वो कंटेंट चेक कर लेते हैं, कंटेंट चेक है, सही है, जिस स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया वही है, तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, बहुत सारी हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि उसका मतलब नहीं है, हमें बेसिक चीजें खाली पता होनी चाहिए। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे टेस्ट को हमने स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा है और उसके ये सारे मेजर्स पूरे हैं, तो वो एक क्या कहलाता है, गुड टेस्ट कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम अभी आपने इतना सारा डिस्कशन कर दिया, सब कुछ बता दिया, हमने तो कभी इस तरह का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया होगा, और मैडम आप भी नहीं बनाती होंगी अपने यहाँ पे भी। बिल्कुल सही, ना आप बनाते हैं ना हम बनाते हैं। हम भी क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस अरेंज करते हैं जिस तरह का पैटर्न होता है, बस इतना कर लेते हैं कि हमेशा जो क्लासरूम के डिस्कशंस हैं उनको नोट डाउन करते चलते हैं, और वो क्वेश्चंस भी हम अपने क्वेश्चन पेपर में रखते हैं। लेकिन ये सब तो नहीं करते, तो ये होता कहाँ है। तो आप लोगों को एक रेफरेंस दे रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हैं। मान लिया आपको क्लास 10th के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट देखनी है साइंस में, तो आपको टेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ एजेंसीज हैं, साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा है, अगर आप उसको वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आप देखिए वहां पे उनके पूरे के पूरे कैटलॉग अवेलेबल है, उनमें बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट अवेलेबल हैं। रिसर्च पर्पस के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज होते हैं। जैसे मान लिया मैंने अपनी रिसर्च में साइंस एजुकेशन पे काम किया, तो मुझे एक अचीवमेंट टेस्ट चाहिए था बच्चों की अचीवमेंट लेने के लिए, तो मुझे एक टेस्ट बनाना था। तो वो जब टेस्ट बनाया गया तो वो इस पूरे स्टेप्स के साथ बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमें एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट चाहिए। फिर उस टेस्ट पे हमने बच्चों की अचीवमेंट देखी और अपने जो डेटा था रिसर्च का वो कलेक्ट किया। आप बने बनाए टेस्ट भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑफ आगरा का एक एग्जांपल बता रही हूँ, उसके कैटलॉग अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देखिए कितने सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। तो हर एक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट साइंस में, जूलॉजी में, बॉटनी में अलग अलग चाहिए आपको, हिंदी का अचीवमेंट चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, किसी भी चीज का अचीवमेंट अगर चाहिए तो बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट बने बनाए अवेलेबल हैं, वो उनको पब्लिश करते हैं। जैसे आप आज बनाना चाहें तो आप अगर ये सारी मेथड सीख चुके हैं तो आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाइए, उसको पब्लिश कराइए, और उस पब्लिशर के थ्रू उसका सेल होगी, बहुत सारे रिसर्चर्स उसको यूज करेंगे या कोई भी इंस्टीट्यूट होगा वो उसको यूज करेगा और आपको उसके लिए रॉयल्टी दी जाएगी। रिसर्च पर्पस में हमेशा आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही लगाना होता है। तो आप ये जो प्रोसेस है, भले हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं उसको यूज कर रहे, अपने क्लासरूम में नहीं यूज कर रहे, लेकिन एक टेस्ट तभी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा जब उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो और हमने उन सारे मेजर्स के साथ उसको क्या किया हो, प्रिपेयर किया हो। सो दिस इज ऑल अबाउट माई साइड। अब आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो मैंने ना कवर की हो, उनको आप मुझसे डिस्कस करिए, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास अभी भी 10 मिनट हैं। मैम आपने एक बोला था, मेरा आवाज आ रहा है बराबर, हाँ हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं इवैल्यूएशन के लिए और प्रोफेसर क्या करते हैं डायरेक्टली वो जितना लिखा है वो बिना पढ़ने से डायरेक्टली मार्क्स दे देते, तो उसमें बच्चों का नुकसान तो होता होगा ना? अब यही तो हमें सोचने की बात है ना, हम लोग खुद भी तो इवैल्यूएशन में हैं, और हम देखिए, हम किसी से कहें नहीं, लेकिन हम अपने अंदर तो इस चीज को सोच सकते हैं ना कि हम कितना ये करते हैं। यस मैम, तो टाइम देना पता, चाहिए मेरी तो ना पेन ही आगे नहीं बढ़ती, मतलब मैं बहुत पुअर इवैल्यूएटर हूँ। जैसे हमारे साथ में भी लोग इवैल्यूएशन में बैठते हैं, कभी एक समय ऐसा था कि कॉपीज घर के लिए दे दी जाती हैं। एक बैच में ऐसा हुआ कि कहीं पे जाके कॉपी चेक करनी थी एग्जामिनेशन सेल में, अच्छा, तो फटाफट फटाफट कॉपी चेक कर ले रहे थे, आगे आगे बढ़ जा रहे थे। मेरे से तो कॉपी नहीं बढ़ती है, मुझसे चेक ही नहीं होती, जबकि मैं बात नहीं कर रही थी कि ऐसा हो कि बात करने की वजह से कॉपी नहीं चेक हो पा रही है या कुछ भी। क्यों? क्योंकि लगता है कभी पढ़ ले, हो सकता है इसने कुछ अलग ना लिखा हो सकता है इसने कुछ गलत ना लिखा हो, क्योंकि कि वो इनजस्टिस मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ी सफर हूँ। आप उस पर देख पे थोड़ा सा बता ही देती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में जो मेरी कॉपी थी वही बदल गई थी, मेंस की कॉपी। मतलब मेरे जो मार्क्स थे, सपोज जैसे आउट ऑफ 200, जैसे आप मान लिया 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, मेरा सोशल वर्क और साइकोलॉजी था, तो वहां पे क्या हुआ कि सोशल वर्क में मान लिया आपके आउट ऑफ 200 150 160 ऐसे प्लस हैं। फिर आपका साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपके आउट ऑफ 200 155 165 इसके ऊपर है दोनों पेपर में।
अब अगर किसी चीज के फर्स्ट पेपर में आपके इतने मार्क्स हैं और सेकंड पेपर में अचानक से 70 मार्क्स आ गए, एक जगह 150 है फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 70 है, तो आपको क्या लगेगा? और आपको भी ये पता है क्योंकि आप लगातार उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता है कि अगर 70 मार्क्स आए हैं और सेकंड पेपर में हमेशा आपके ज्यादा मार्क्स आते थे, क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर एप्लीकेटिव होता था और हम एप्लीकेटिव सेक्शन को ज्यादा अच्छा लिख लेते थे। तो हमें हर बार, उसके पहले भी हमने कई बार एग्जाम दिया था, तो हर बार सेकंड पेपर में ज्यादा एग्जाम नंबर मिलते थे और थोड़ा 10-15 नंबर का डिफरेंस हो तो भी ओके। फर्स्ट पेपर में 160 और सेकंड पेपर में 75, तो दिमाग खटकता है ना कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वहां पे एक ही प्रॉब्लम है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यू कैन सी योर कॉपीज। तो मैं भी फ्री हो गई थी थोड़ा, मैं यहाँ जॉब में भी थी उस समय और मेरी थीसिस भी सबमिट हो गई थी, साथ काम हो गए, तो मुझे लगा कि लाओ थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे नंबर दिए जाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा कि कॉपी कैसे चेक होती है, कौन लोग एग्जामिनर होते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर है। जैसे मैं अभी आप लोगों को वो जो टीसीएस का सारा बता पाई, रिव्यूअर वाला वगैरह, क्योंकि मैं उसमें खुद इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो ये लोग जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। हाँ, एक करूं, मैं भूल गई, वो लोग टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी कराते हैं जिसमें ऑनलाइन वो ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्शंस आते हैं, जिनको कि आप क्वेश्चन क्रिएट करते समय ध्यान रखिएगा। तो हमें ये भी बड़ी मदद मिलती है कि हाँ ये चीजें हैं, इनको बनाते समय भी हमें ध्यान रखना है। तो वो वाला मैटर बता रही थी। तो वहां पे जब 75 मार्क्स थे, तो जब फ्री हुई तो कहा कि चलो लाओ एक एप्लीकेशन डाल देते हैं, डाल दिया, गई जाके कॉपी दे, बुलाया गया। तो कॉपी देखने में वो वही कॉपी नहीं, पूरी कॉपी आपकी दे देते हैं। जैसे मान लिया आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में 4 ये पेपर हो गए और फिर एक लैंग्वेज का पेपर हो गया और एक और कोई पेपर होता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो पूरा बंडल आपको दे देते हैं। मैंने वो बंडल उठाया क्योंकि यहाँ से सीधे पहुंची थी, तो खोला, जल्दी जल्दी देखा कि, तो देख रही हूँ तो सबसे पहले इंसान वही वाली कॉपी देखेगा ना जिसमें आपको प्रॉब्लम है। तो सबसे देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, वो हैंडराइटिंग ही मेरी नहीं थी। अब लेकिन आप देखिए, आप किसी संस्थान पे, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा संस्थान है, तो आप पे उससे इतना बिलीव है आपको, आप उसके अंदर बिल्डिंग के घुसते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अरे वाह हम यहाँ आए हैं, इस संस्थान में आ गए। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये राइटिंग मेरी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी दूसरी कॉपी उठा के वहीं बगल में खोलनी पड़ रही है। अब ये सोचो कंडीशन है कि स्टूडेंट की क्या होती है। मैं अपनी कॉपी देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ अरे ये तो मेरी कॉपी नहीं, तो वहां जो पर्सन बैठे थे तो मैं उनसे बिल्कुल सरप्राइज होके, मतलब मुझे ये पता ही नहीं था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कॉपी भी बदल सकती है। तो मैंने कहा ये कॉपी मेरी नहीं है तो ये मेरे नंबर कहाँ से हो सकते हैं? इस कॉपी पे तो 75 मार्क्स बहुत मिल गए हैं, इस पे तो मैं 50 मार्क्स ना दूं, इतना बेकार लिखा हुआ है, और मेरे पे तो इसके अकॉर्डिंग कम से कम 170 मार्क्स होने चाहिए। अब वो लोग पागल हो गए मुझे मेरी बात सुन के, मैं भी बहुत मतलब अजीब से, फिर उन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज को, फिर उन्होंने मामला थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश करी। लेकिन मेरा था कि मुझे ये जानना था कि होता कैसे, सारी चीजें क्या प्लान्ड वे में होती हैं या अनप्लान्ड है, गलतियां होती, क्योंकि दोनों ही खतरनाक, खतरे की बात है। अगर प्लान्ड हो रही है तो भी दिक्कत है, अनप्लान्ड हो रही तो भी दिक्कत है। फिर जब बहुत उस पे स्ट्रगल किया और इस सब इशू को पार्लियामेंट में भी उठाया गया, शरद त्रिपाठी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इसको उठाया, पीएम मोदी ने अपनी रोहनिया वाली रैली में इसको रेज किया, ये सब है ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट इतना ज्यादा एक्टिव हो गई इस मामले पे, तब उन्होंने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। उस पे फिर उन्होंने वो मेरी कॉपी कहीं से खुजवाई, फिर मुझे दोबारा बुलाया, बोला कि हाँ ये कॉपी आपकी है क्या? मैंने कहा हाँ ये मेरी है, तो उस पे आप मार्क्स दीजिए। तो फिर उसको उन्होंने फिर किसी एग्जामिनर को भेजा, तो उस पे उन्होंने मार्क्स जो दिए वो हम कम ही देंगे ना, क्योंकि हम अपना पूरा सिस्टम थोड़ी फेल करना चाहते। तो उन्होंने फिर से कम, शायद 100 समथिंग मार्क्स दे दिए। अब वो दो चार नंबर भी बढ़ा देते तो फिर एलिजिबल हो गई, क्योंकि मेंस में मैं 1-2 नंबर से रुकी हुई थी। अब इंटरव्यू के लिए वो मुझे पहले कहने लगे कि आप क्या करेंगी, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, फिर क्या होगा, ये होगा दुनिया में। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, आप खाली प्रोसेस कंडक्ट करिए, क्या क्या होता है मुझे जानना है। इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पे सब लोग जान रहे हैं कि हाँ ये अलग सा इंटरव्यू है, और पैनल पूरा जान रहा है। फिर इंटरव्यू में भी उन्हें कम ही मार्क्स देने थे, फिर रिजल्ट नहीं डिस्प्ले करना, दुनिया भर के मतलब चीजें सारी। तो मैं इस चीज को इतने पास से मैंने देखा है और इतना पेन देखा है किसी भी स्टूडेंट का, कि मुझसे अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन चालू है और सीबीआई उसको, मैंने कभी भी लीगल प्रोसेस नहीं अपनाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि लीगली किसी प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम जो सही कर सकते हैं वो हम अपना सिस्टम पे काम कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी चली थी जब उस पे, तो फिर उसमें सीबीआई उस केस को लड़ रही है।
29 इश्यूज हैं, तो उसमें सेकंड उस पे ये वाला इशू है। मैंने कभी भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करी उसके लिए, क्योंकि मुझे तो बस आंखें खुल जानी थी, और खुल गई, देख लिया, सब कुछ समझ लिया। प्लस उस सिस्टम में भी आज काफी सुधार हुए। उन्होंने कॉपीज की कोडिंग स्टार्ट कर दी, और कुछ कुछ चीजें और इम्प्रूव करी हैं। तो वो चीजें कुछ अच्छी हुई, और कुछ जो हो सकता है मैं नहीं कर पाई। मैं अगर जॉब में थी तो मेरी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इस जॉब के साथ भी, तो मैं उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। तो आप खुद एज ए टीचर ही केवल अपने को सुधार सकते हैं, बाकी ना तो कोई सिस्टम आपको सुधार सकता है, ना तो कोई तरीका आपको सुधार सकता है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। क्योंकि अगर मान लिया आप किसी के साथ आज इनजस्टिस कर रहे हैं, कल को आपके साथ भी किसी एरिया पे कुछ हो सकता है ना। तो जो काम मैं ये कहती हूँ कि अगर थोड़ा सा जल्दी है, कुछ अच्छा नहीं करना है, एक दिन एक लेक्चर थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ा दीजिए, वो चलेगा। जैसे मेरा मान लिया आज मूड खराब है, तो मैं अगर हूँ तो मैं प्रीति मैम से रिक्वेस्ट करूँ कि मैम ये लेक्चर मैं कल ले सकती हूँ, किसी और दिन या किसी छुट्टी दिन ऑर्गेनाइज कर लीजिए। कुछ ऐसा हो गया कि आज मैं नहीं कर पा रही, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मुझे इंटरव्यू बोर्ड में बैठना है, तो वहां पे मुझे अपने मूड को किनारे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, 15 साल की किसी की मेहनत है। 15 साल तो मैं एक मिनिमम बता रही हूँ, आप लोगों को खुद पता है कि आज 25-25 साल तक बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तब उसके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और उसको तो हेलो मैडम। उसको आपको रखना पड़ेगा। हाँ, यस प्लीज। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी सर ने बोला कि अ, जो लेक्चर लोग हैं वो आंसर शीट नहीं पढ़ते और फिर मार्क दे देते, लेकिन मैं इसके लिए सबके लिए सिस्टम ये की बात नहीं कह जिम्मेदार है। रही ना। नहीं नहीं हाँ नहीं, सर ने बोला था ना ऐसा। हाँ तो हाँ इसके हाँ लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है मैडम। उनको अगर जल्दी रिजल्ट लगाना है तो वही क्या बोलते हैं कि एक दिन में तुम 90 आंसर शीट चेक करो। उनको टाइम स्पैन देते नहीं है, हाँ सर, और तो उनको आप रिजल्ट रिफ्यूज जल्दी करिए लगाना ना। रहता है इसमें। हाँ, उसके लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है मैडम। सर लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम कोई ऐसी चीज जो बिना हमारे बनता है क्या? हम भी तो और सिस्टम के उन पार्ट हैं। हाँ मैडम, और उसके लिए क्या अगर रहता है सर हम वैल्यूएशन के लिए। मेजोरिटी ऑफ टीचर्स अगर रिफ्यूज करने लगे, जैसे वो कहते हैं कि दिन में 100 कॉपी चेक कर सकते हैं, ठीक, उन्होंने गाइडलाइन स्टैंडर्ड बना दी, होगा ना टीचर्स को 100-100 चेक करते हुए। तो नहीं ना मैडम, लेकिन एवरेज पे यूनिवर्सिटी को मैडम, हाँ यूनिवर्सिटी को जल्दी रिजल्ट लगाना पड़ता है। तो फिर उनको वैल्यूअर भी नहीं मिलते, क्योंकि इधर जो वैल्यूअर है बहुत सारे कम है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जो हाँ वैल्यूअर को कांटेक्ट करते हैं वो आते नहीं है। फिर वो हाँ जो उनका वैल्यूएशन रहता है वो बहुत उसको मतलब प्रोसेस को समय लगता है उनको। बिल्कुल। वो भी होता है। फिर बाद में वो क्या करते हैं कि जो वैल्यूअर आते हैं फिर उनको बोलते हैं कि तुम ज्यादा करो ज्यादा करो। वो एक बिल्कुल, प्रॉब्लम है मैडम। तो जैसे अगर हमें कोई और ज्यादा बोल रहा है, लेकिन क्या अगर हम ना करें तो वो करवा देगा मुझसे? नहीं, ना करे तो नहीं, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं तो, और जो कुछ जिनको मतलब बहुत जरूरत है करने की वो लोग करते भी है। यही जो अपने हाँ। के लिए हम किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं करना सर। फिर तो हम्म, ये वो वाली बात हो गई ना कि कहीं पे अगर ज्यादा जरूरत बढ़ गई है तो फिर इसमें क्या बुराई है कि अगर कोई चेन स्नेचिंग करता है, या कहीं पे कोई लूटपाट करता है, तो अगर वो भी तो अपनी जरूरत के लिए ही करता है ना। तो हमारी जरूरत जो है उस पे हमें कहीं एक बैरियर तो लगाना पड़ेगा ना, कि हम अपने काम के साथ एटलीस्ट इनजस्टिस ना करें। Yes, ma'am. Teachers should be sincere enough. और कौन करेगा? ये हम ही लोग तो करेंगे ना। Yeah, yeah. यस मैम। कोई और क्वेरी किसी की? बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, बहुत सीखने को मिला। थैंक यू मैम। मैं और अब स्क्रीन स्टॉप कर दूं? जी जी, यस मैम। किसी को और कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है और आपका कुछ फीडबॅक देना है तो आप बोल सकते हैं। कोणाला काही बोलायचं आहे? एनी फीडबॅक? हॅलो मॅडम, कावरे सर बोलतोय. हाँ सर, बोला। हाँ सर बताएं। मॅडम, आपण जे आता ज्या विषयावर चर्चा केली किंवा डिस्कशन केलं, खूप लॉंग डिस्कशन केलं. पण जी वास्तविकता आहे आज विद्यापीठात किंवा UGC मार्फत जे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहे, पण वास्तविकता जर विचार केला तर जेव्हा एखादा प्राध्यापक विद्यापीठात किंवा व्हॅल्युएशनसाठी जातो तर त्याचा विषय सुद्धा नसताना तो प्राध्यापक जसा आता कॉमर्सचा जर फॅकल्टी असेल तर तो कॉमर्सचे तपासतो, मॅनेजमेंटचे चेक करतो, इकॉनॉमिक्सचे चेक करतो.
हा सगळा विषय आहे. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा जर दुसऱ्या बाबतीत जर विचार केला तर एखादा सिनियर प्राध्यापक असेल, असिस्टंट प्रोफेसर प्रोफेसर ग्रेडला असेल, तर तो जर बिल्कुल PhD सही। ला काढत असेल तर त्या पेपर ज्यावेळेस सिलेक्शन करायचं असते किंवा पेपर जर काढायचा असेल तो त्याच्या विद्यार्थ्याला देतो मॅडम. हे हो। कितपत योग्य आहे याच्यावर तुमचं थोडंसं मत व्यक्त करा मॅडम. मैडम क्वेश्चन समझा ना, मराठी में था तो। हाँ, मैं अभी यही कहने वाली थी कि मुझे अभी खुशी होने लगी कि मैं थोड़ी-थोड़ी मराठी भी समझने लगी हूँ। आई थिंक कि एक टीचर जो उसका सब्जेक्ट नहीं होता उसकी भी कॉपी चेक कर देता है यस मैम। और कमी की वजह से। तो हम कहाँ तक एथिकल फॉलो कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी उसके लिए फोर्स कर रही है। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे बीएड में जो डिस्टेंस एजुकेशन में है वहाँ मराठी सब्जेक्ट है, तो मराठी की कॉपी उन्होंने लैंग्वेज की उसमें भेज दी, और जिसमें मतलब मराठी में आंसर लिखे हुए थे उन्होंने। सपोज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है लेकिन मराठी में आंसर्स लिखे हुए हैं, या मराठी का शायद एक लैंग्वेज भेज दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे थे कि अरे उसमें नंबर चढ़ा के भेज दीजिए ना। तो हम थे कि हम मराठी कैसे चेक कर सकते हैं जब हमें जो चीज आती नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसकी लैंग्वेज के हम क्वेश्चन, वो कॉपी आ गई है फिर से दोबारा वापस करना पड़ेगा, चेक करके भेज दीजिए। तो हमने उसको रिफ्यूज किया, और आई एम सॉरी टू से यहीं पे कुछ लोगों ने उसको चेक भी कर दिया। और हमने जैसे पूछा उनसे कि आपने इसको क्यों चेक कर दिया, तो वो ये बोल रहे थे कि हमने जिन टीचर्स को मराठी आती थी उनको साथ में बैठा लिया था और उनसे डिस्कस कर तो करेक्ट कर दिया। तो जो आप वाली जो क्वेरी है उस पे भी शायद वो लोग टीचर, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं हिस्ट्री का नहीं हूँ लेकिन मैंने हिस्ट्री वाले को किसी को अपने साथ में बैठा लिया था। तो ये सब केवल हमारे साइड से ही चेक हो सकता है और हम ही इसको रोक सकते हैं। अब इस पे हम क्या बोलें, मैं खुद कह रही, मैं यहाँ की बात बता रही हूँ। वो हमसे कह रहे थे कि अगर चेक करके भेज दीजिए ना, मार्क्स ही तो लगाने हैं। और वो कोई ऐसा नहीं था कि करियर का एग्जाम हो, एक डिस्टेंस का असाइनमेंट था केवल, मतलब उसमें ग्रेडिंग होती है ABC करके कि वो क्या असाइनमेंट देते हैं जो बीएड कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों वो प्रैक्टिसेस स्टार्ट करें। तो सर यही है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे, और हम जितना अपने लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, और सिस्टम हमसे अलग नहीं है, हम ही से बनता है। और हम जितना करेंगे शायद कुछ ना कुछ सुधरे। यस, वेरी ट्रू। पंकज सर, आंसर सेटिस्फाइड? और पहले तो आप मेरे स्कोरिंग कर दीजिए कि मैंने मराठी सही समझी कि नहीं। हाँ यस मैडम, मैम। बराबर बोला मराठी. मैम अभी सबसे बड़ा मैम यही फील होता है, अभी 7 साल हो गए यहाँ पे लेकिन अभी तक मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। हो जाएगा मैम धीरे धीरे, लेकिन वहां पे एक्चुअली आपके कलीग्स, मतलब वो एनवायरनमेंट ही वैसा वाला है ना। हाँ नहीं है, क्योंकि हाँ वही। हिंदी बेल्ट के सारे लोग हैं तो इस यस वजह से। यस। अगर आपके कलीग्स प्रीती या मॅम यस सर। ते आहे मॅडमचं बरोबर, पण पंकज सर म्हणतात तेही बरोबर आहे. सर्रास तो प्रकार सुरू आहे. हो सर, ते तर फॅक्ट आहेच ना, आपण डिनाय नाही करत आहे त्याला, पण त्याला कुठेतरी रिअल सुधरवावं लागेल. हे काही म्हणजे सुधारावं लागेल त्याला. हा. मेकॅनिकल नाही आहे ना, तिथे पण ह्युमन एररच आहेत. अशा गोष्टी ज्या होतात आहे ते पण ह्युमन एररच आहे. तर त्याच्यासाठी पण एक व्यक्ती जर पकडला आपण, म्हणजे ऍज अ ह्युमन बिंग, कुठेतरी आपल्याला या गोष्टी थांबवाव्या लागतील. आपण किंवा कोणी पण XYZ जे त्या सिस्टीम मध्ये कोणी असतं. पण बरोबर आहे. येस. व्हेरी नाईस सेशन मॅडम. एनी मोर क्वेरीज? Okay. So thank you so much, madam. Once again, I extend my thanks to you for accepting our invitation and engaging your all the sessions, ma'am, yesterday's as well as today's. Thank you. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, madam. Thank you.